आज की कक्षा हम फिर यहाँ संचालित कर रहे हैं। आपको याद होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित एक कक्षा है। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और मौलिक अधिकारों का खंड यहाँ पर आपका कराया जा रहा है। आर्टिकल 20 मैंने कल समापन कर दिया था। आर्टिकल 21 से हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। ध्यान रखना है, इससे पहले जो आपको पढ़ाया जा चुका है उसका आप क्या करेंगे, प्रिपरेशन करते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे। आपकी तैयारी को गति देने में उसकी बहुत बड़ी अहमियत होने वाली है, ध्यान रखना है। तो जो प्रश्न हम चूंकि टेस्ट लेने वाले हैं, टॉपिक वाइज आपका सेक्शनल टेस्ट भी होने वाला है, ध्यान रखना है। नागरिकता तक के टेस्ट बिल्कुल होंगे और उसके लिए प्रयास मैं जारी रखूंगा। याद रखना है, मैं एनसीईआरटी के प्रश्नों को भी शामिल करूंगा, पीवाई क्यू जो है उसको भी शामिल करूंगा, और कुछ ऐसे प्रश्न जो मैंने आपको टॉपिक से पढ़ाया है उस प्रश्न के नेचर को आसान वे में आपसे पूछने की कोशिश मेरी रहेगी। तो टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार होकर रहना है, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सभी को। चलिए, शैलजा प्रवीण गुड मॉर्निंग, पूनम गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं। तो चलिए, आप पहले बताइए कि आर्टिकल 20 मैंने बताया था, तो आर्टिकल 20 में प्रश्न आया था पिछले बार कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और आर्टिकल 22 में है दशाओं का वर्णन। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 दोनों के फंसा के प्रश्न पूछता है। कभी कभी क्या करता है, आर्टिकल 22 का एग्जाम्पल दे देगा ऑप्शन में और आर्टिकल 20 का एक एग्जाम्पल लेगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन ऐसे अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचाव के लिए दिए गए हैं। तो आर्टिकल 22 में उसका बचाव का दशा दिया गया है, किस दशा में क्या क्या दशा क्या क्या कंडीशन होगा, और आर्टिकल 20 में सीधे उसके अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। हाँ, तो गिरफ्तार होने के बाद क्या करेंगे वो 22 में है, कंडीशंस अप्लाई, जो सुनते हो वो कंडीशन अप्लाई किया गया। तो कंडीशन अप्लाई आपका 22 में है, और 20 में क्या है, और गिरफ्तारी से बचने का, या गिरफ्तार होने वाले हैं तो गिरफ्तारी से पहले का अधिकार है। तो 20-22 में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसी प्रकार 19 में और 21 में क्रिएट करता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन या कंफ्लिक्ट करके देगा ऑप्शन। इसी प्रकार आपका आर्टिकल 18 को किसी आर्टिकल 35 या 13 से जोड़ के पूछ देगा। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 17 का जो प्रावधान है अस्पृश्यता का अंत, उसको लेकर मौलिक कर्तव्य में भी कहा गया है कि भेदभाव नहीं करना है, उसको जोड़ के पूछेगा। तो हमें ध्यान रखना है डीपीएसपी को, प्रियम्बल को, मौलिक अधिकारों को और किसको, मौलिक कर्तव्यों को, चारों को इस प्रकार आर्टिकल वाइज याद करना पड़ेगा। तो आर्टिकल वाइज याद करेंगे तो कंफ्यूजन जहां पर क्रिएट होना है वहां मैं क्लास में ही याद कराऊंगा इसको। तो क्लास में याद कराऊंगा तो एक ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक की जो जरूरत होती है। जनरली क्या होता है, ट्रिक वाला कभी काम नहीं आता है एग्जाम में। अगर ट्रिकली क्वेश्चन पूछा तो ठीक, अगर ट्रिक वाला नहीं आया तो फिर क्वेश्चन गलत होता है। तो हमेशा कॉन्सेप्ट से और बेसिक से अपने आप को जोड़ के पढ़ना चाहिए। ट्रिक हमेशा काम नहीं आता है, ध्यान रखना है। ट्रिक एक ऑप्शन है जो एसएससी एग्जामिनेशंस में जनरली क्या होता है, मैथ्स में या जहां भी कैलकुलेशंस वाले प्रश्न होते हैं उसमें काम आ जाते हैं। लेकिन अगर आप कहिए कि जीएस का कोई पोर्शन में, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के कोई पोर्शन में ट्रिक है, तो ट्रिक ऐसा कुछ होता नहीं है जनरली। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट को ट्रिक से याद कर सकते हैं। कौन कब राज्य गठित हुआ उसका ट्रिक बना लेंगे। तो फैक्चुअल जो डेटा है वही ट्रिकली हो सकता है। कॉन्सेप्चुअल डेटा को या स्टैटिक पोर्शन वाले या बेसिक्स वाले प्रश्नों का कोई ट्रिक नहीं होता है। तो ट्रिक को लेके बहुत अधिक डिपेंडेंसी आपकी नहीं होनी चाहिए, पहले आपको हम क्लियर कर रहे हैं। चलिए, प्रश्न संख्या किस। हम्म। हम्म। हाँ, लिखवाना है। जबकि भारत का नागरिक हो या भारत में कोई विदेशी व्यक्ति हो जो जॉब कर रहा हो, तो किसके अधीन काम कर रहा है, सरकार के अधीन। भारत सरकार के अधीन कार्यरत है। भारत सरकार का सबसे सुप्रीम कौन होता है, किसके नाम से काम होता है, राष्ट्रपति। तो चूंकि तुम भारत सरकार के अंदर में काम कर रहे हो, चाहे तुम इंडियन सिटीजन हो या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। भारत सरकार के गवर्नमेंट के अंदर में तुम काम कर रहे हो, मतलब गवर्नमेंट से बिना पूछे तुमको कोई पुरस्कार नहीं लेना है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर क्या है, सुपीरियरिटी है, कोई ना कोई सीनियर तुम्हारा है ना। इसलिए कहा गया है कि राष्ट्रपति की अनुमति बिना आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ये पहले जांच करवाएगा कि इसको किस आधार पर दिया जा रहा है, वो आधार सही है, लीगल है, इलीगल है। हो सकता है जासूसी कर रहा हो, उसके नाम पर उसको कोई देश दे रहा हो, चीन वाला कोई किसी को दे रहा है, तो पहला ही शंका जाएगा चीन क्यों दे रहा है भाई भारतीय नागरिक को। तो इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति की अनुमति का मतलब है कि सरकार बिना जांच किए हुए, राष्ट्रपति थोड़े कि राष्ट्रपति में जाता है सीधे साइन कर देते हैं। सरकार जांच करके कहती है कि हाँ ओके है, इट्स ओके, महामहिम, तब वो साइन करते हैं। राष्ट्रपति का 3 ही काम है, भोजन, भाषण और उद्घाटन। 3 के अलावा कोई काम उनका नहीं है। लेकिन उनके बिना काम भी नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है। राष्ट्रपति क्या करते हैं, पार्टी को करेंगे, समझौता करेंगे, भाषण देंगे, उद्घाटन कोई चीज का करेंगे, करना तो उनको कुछ नहीं है, सारा काम सरकार करेगी।
इवन राष्ट्रपति किसी के बारे में डिटेल लेना तो डिटेल के लिए अपना आदमी तो भेजेंगे नहीं, राष्ट्रपति सचिवालय काम करता है, राष्ट्रपति का ऑफिस जो है काम करता है, सरकार काम करेगी। राष्ट्रपति एक पद है, उनके गरिमा है, उनके गरिमा को ध्यान में रखते हुए सारे कार्य उनके स्टाफ करेंगे। राष्ट्रपति का 3 ही काम है, फिर से बता रहा हूँ, भोजन, भाषण, उद्घाटन, 3 के अलावा उनका कोई काम नहीं है। और गरिमामयी पद है तो उनके लिए, उनके द्वारा अगर कहीं जाएंगे विदेश दौरा में तो उससे पहले भारत का टीम जाता है। कहीं भी विदेश दौरा में राष्ट्रपति जाएंगे तो इनका टीम पहले पहुंच जाता है और जाके सारा अरेंज करता है कि एक भी गलती ना हो जाए, ठीक है। तो पूरा सेटअप क्लियर करता है, तब राष्ट्रपति जी जाते हैं। वहां जो बोलना है, लिखना है, सब पहले से तैयार रहता है, उनको खाली पढ़ना होता है। तो सब जानते ही हो, तो इसमें बहुत अधिक लचीलापन इस पे लाइए, ज्यादा इस पे पूछने की जरूरत नहीं है। प्रश्न संख्या 21 लिखिए, सॉरी आर्टिकल 21 लिखिए, प्रश्न लिखवा रहा हूं, आर्टिकल 21 लिखिए। 21 21 ही होता है ना, 20 तक हुआ है ना, 23 नहीं, आर्टिकल 21 मैंने बोला, 20 का हो गया है, आर्टिकल 20 मैंने कल डन करवा दिया। अब आर्टिकल 21 लिखना है, 21 को थोड़ा समझते हुए लिखना है, यहां से प्रश्न आपके होते हैं। तो 21 में डैश देके लिखिए, क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, सीधे टर्म लिखिएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यही ना है इसमें, ठीक है। प्राण का मतलब व्यक्ति विशेष, इंडिविजुअल, दैहिक स्वतंत्रता मतलब उसकी भौतिक दशा है, मतलब कोई व्यक्ति विशेष के जितने भी कंडीशंस होते हैं उसमें उसको लिबर्टी प्रदान किया गया है। इन द सेंस है कि लिबर्टी क्या है, पॉजिटिव इन नेचर है, निगेटिव इन नेचर नहीं है। आगे इसमें डैश देके लिखिए, लिखिए आर्टिकल 21 में स्पष्ट कहा गया है, आर्टिकल 21 में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू टू लॉ एस्टेब्लिश्ड बाय प्रोसेस, ठीक है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही, सब समझा देंगे, विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता, द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें यह नहीं कहा है आर्टिकल 21 में कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा इनको अधिकार मिला है, क्लियर लिखा है कि वंचित किया जा सकता है, लेकिन देखा जाएगा कि विधि के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है इससे बाहर कोई अगर एक्टिविटी करता है तो आर्टिकल 21 उसका कैंसिल करेंगे। शर्त दिया है, तो निरोधक जो कानून होते हैं, ठीक है, बचाव के लिए, तो 2 प्रकार के कानून होते हैं। एक होता है कि जो जब कोई क्राइम हो गया तब जांच करना है, एक होता है क्राइम को रोकना होता है। तो उस प्रावधानों में निवारक निरोध अधिनियम जो हम चर्चा आगे करेंगे उसके अनुसार व्यक्ति के आर्टिकल 21 पर रोक लगाया जा सकता है। अब कैसे लगाया सकता है, तो ये व्यक्ति की क्या है, दैहिक प्राण की स्वतंत्रता है, लेकिन मान लेते हैं कि व्यक्ति के द्वारा स्टेट को डिस्टर्ब किया जा रहा है, इन द सेंस से कहीं बम ब्लास्ट करने का योजना बना रहा है, तो स्वतंत्रता तो किस उसके पास भी है, लेकिन वो क्या कर रहा है, राज्य को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब करने जा रहा है। राज्य को डिस्टर्ब करे मतलब एक से अधिक नागरिकों को डिस्टर्ब करने वाला है। तो एक व्यक्ति के अधिकार के कारण बहुत सारे व्यक्तियों का अधिकार क्या होगा, हनित होगा ना। तो सरकार इस आधार पर, अनुमान के आधार पर उसको रोक सकती है, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा हुआ है कि कोई क्राइम हो उसकी जांच तो करेंगे ही करेंगे, कोई घटना न हो उसके लिए भी हमको सुरक्षा के मापदंड तैयार रखने होते हैं। तो सरकार द्वारा ऐसा जितना जो आईबी काम करता है, रॉ काम करता है, जितना जो इंटेलिजेंस ब्यूरो काम कर रहा है, आपका सीबीआई काम कर रहा है, वो किस प्रकार का है, दोनों नेचर का है। एक नेचर है कि क्राइम करने से रोकता है, दूसरा नेचर है कि क्राइम होने के बाद इन्वेस्टिगेशन करता है, यही ना करता है।
तो ध्यान रखना है। तो इसमें आर्टिकल 21 में स्पष्ट लिखा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा रोका जा सकता है, अन्यथा नहीं। मतलब विधि में अगर ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण व्यक्ति कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है या अंदेशा होता है सरकार को कि इस व्यक्ति का एक्टिविटी बहुत गलत है, तो उसके अनुसार उसको रोक सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, निगेटिव नेचर किसके लिए है? राज्य के लिए है। और पॉजिटिव नेचर किसके लिए है? व्यक्ति के लिए है। व्यक्ति के पास अधिकार है, पॉजिटिव है। राज्य के पास निगेटिव नेचर इसलिए है कि राज्य कभी कभी गिरफ्तार नहीं कर सकता है और राज्य कभी कभी गिरफ्तार कर सकता है। तो जब भी राज्य के पास पावर आएगा तो राज्य के लिए वो चीज क्या होगा? पॉजिटिव। जब भी नागरिक के पास पावर आएगा तो नागरिक के लिए क्या चीज हो जाएगा? वो पॉजिटिव। राज्य के लिए निगेटिव कब है? जब राज्य कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हारे आर्टिकल 21 का हनन हम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तुरंत गिरफ्तार करें, हमको मौका नहीं मिल रहा है, तो हमारे लिए निगेटिव है, तुम्हारे लिए पॉजिटिव है। तो मौलिक अधिकारों के दो दो आयाम है, एक पॉजिटिव नेचर का है, एक निगेटिव नेचर का है। तो जब भी राज्य के लिए कोई निगेटिव होता है वो नागरिकों के लिए क्या हो जाएगा? स्वतः पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? इस शब्द में कोई दिक्कत है तो फिर से पूछिए। समझ में आ गया? क्या आया? पॉजिटिव निगेटिव का अर्थ समझ नहीं आया? जैसे हमारे अधिकार, अगर हमको हमको पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है, और पुलिस के लिए क्या है? निगेटिव है। तो बस यही तो समझा रहा था। इसी को हिंदी में एकदम सिंपल में कहेंगे, घर में पिताजी पहले बिना किसी कारण के कूट देते थे। तो बिना कारण के कूट देते तो उसको क्या बोलते हैं? स्वतः संज्ञान में लेते हुए कि दोबारा तुम गलती ना करो। तो तुम गलती करने का प्लान बना रहे हो तो उससे पहले ही प्लान कैंसिल, क्या कि कुटाई हो चुका है। एक होता है जब पकड़ाते हो तब कुटाते हो। तो पिताजी के पास दोनों राइट होता है, पॉजिटिव निगेटिव। अगर तुम कुछ गलती नहीं करोगे तो मार नहीं सकते, तो बहाना ढूंढेंगे पिछला से कि कुछ किया होगा, कुछ किया था। अरे पान के दुकान पर तुमको देखे थे सिगरेट पीते हुए, कोई बता रहा था, बहाना मिल गया था कि कूट दिए। तो राज्य उनके लिए क्या हो गया? तुम्हारे लिए निगेटिव चीज है वो, क्योंकि पकड़ लिए तुम्हारी कमजोरी को, उनको पीटना था। तो राज्य अगर चाहेगा तुमको, जैसे थाना में देखते हो जनरली एक मामला, एकदम सामान्य एग्जाम्पल देते हैं। थाना में कोई व्यक्ति जाता है तो थाना तरह तरह का सवाल पूछता है, किसी तरह एंगल खोजता है कि कोई एंगल में कुछ ये उगले, इसको हम अंदर करें या इसको हम ग्रैब में मिले। अब बाकी भ्रष्टाचार छोड़ो, मेरे वो तो यहाँ पर डील नहीं कर सकते हैं, लेकिन सीधा कारण क्या है कि वो खोजता है कि कुछ ना कुछ क्राइम करेगा तभी तो इसको अंदर करेंगे। अरे धारा किस आधार पर लगाएगा? जब तुम कुछ क्राइम करोगे तभी। कुछ क्राइम नहीं करोगे तो क्या तुम सड़क पर चल रहे हो तो तुमको पुलिस गिरफ्तार कर रही है क्या? तो जब पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है तो उसके लिए क्या है? वो निगेटिव है कि तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन जब वो तुम्हारे ऊपर आ जाएगी तो उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि तुमको गिरफ्तार कर सकती है, उसके पास क्या है? फर्स्ट हैंड हो गया, तुम सेकेंड हैंड हो गए। समझ में आ गया? तो पॉजिटिव निगेटिव इसलिए समझा रहे हैं कि यहाँ आगे जाएंगे 21 में तो बहुत सारा पॉजिटिव निगेटिव का संदर्भ एग्जाम में पूछता है। तो राज्य के लिए सकारात्मक कानून वैसे कानून है जिसमें जिसके द्वारा राज्य क्या कर सकता है? नागरिकों के अधिकारों को रोक सकता है। वो राज्य का क्या है? सकारात्मक अधिकार है। राज्य का नकारात्मक अधिकार क्या है? जिसके द्वारा वह राज्य के नागरिकों कानूनों को नहीं रोक सकता है, राज्य के नागरिकों को परेशान नहीं कर सकता है, तो राज्य के लिए निगेटिव है। मौलिक अधिकार राज्य के लिए निगेटिव है कि नहीं है? अरे मौलिक अधिकार राज्य के लिए निगेटिव है ना। तुम्हारा आर्टिकल 20-21 कभी नहीं छीना जा सकता है किसी परिस्थिति में, तो निगेटिव ही तो है। कुछ कर दो तुम्हारा 20-21 नहीं छीनेंगे, तो राज्य के लिए क्या हुआ? ये निगेटिव, क्योंकि राज्य उसमें कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन तुम्हारे लिए 20-21 क्या है? पॉजिटिव है। यही को अब समझ में आ गया? चलो आगे लिखो इसमें। अब इसके बाद हमको ज्यादा नहीं समझाना पड़ेगा, अब समझ में आ जाएगा। आगे लिखिए नेक्स्ट। इसी में लिखना है, एक वाद है, प्रश्न पूछता है, एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य। एके गोपालन, ये प्रश्न आता है केस स्टडी का। एके गोपालन गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ऐसे लिखिए, एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य। एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य। ईयर है इसका 1950, 1950 में, 1950। डैश देके लिखिए। इस मामले में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 में, आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 में, ठीक है, जीवन का अर्थ केवल जीवित रखने तक सीमित रखा। जीवन का अर्थ केवल जीवित रखने तक सीमित रखा। जीवन का अर्थ केवल जीवित रखने तक सीमित रखा। मतलब कहा कि जीवन का अर्थ जो लिखा हुआ है, जीवन का अधिकार, तो सिर्फ जीवित रहने का अधिकार उसमें शामिल है। रखा, याद रहेगा।
जबकि इसी में, अब इसी में लिखना है, जबकि जबकि मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद। यहां से प्रश्न, मेनका गांधी, कौन गांधी? वरुण गांधी के माता जी, बनाम भारत संघवाद। संजय गांधी की पत्नी है मेनका गांधी, ठीक है। मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद कब हुआ था याद है? 1978, 1978, 1978। मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने, में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ा दिया। में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के, अनुच्छेद 21 की, अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ा दिया, व्यापकता को बढ़ा दिया, व्यापकता को बढ़ा दिया। अब मैं समझा दूंगा। अर्थात, अर्थात इसमें अब, अर्थात इसमें अब, इसमें अब जीवित रहने के अधिकार, इसमें अब जीवित रहने के अधिकार के साथ साथ, जीवित रहने के अधिकार के साथ साथ, साथ साथ, साथ साथ मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, मानवीय गरिमापूर्ण, या सीधे लिख दो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, मानवीय गरिमापूर्ण, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, कौमा, कौमा रोजी रोटी का अधिकार, मतलब नौकरी का, रोजी रोटी का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, भोजन का अधिकार, भोजन का अधिकार, भोजन का अधिकार, डैश 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 आदि शामिल कर दिए गए। डैश बहुत है, एक नहीं है, बहुत है, डैश 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 आदि शामिल कर दिए गए, आदि शामिल कर दिया गया, आदि शामिल कर दिया गया। किसके द्वारा शामिल किया गया? सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब तुमसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि आर्टिकल 21 में जो जीवन का अधिकार है ना, उसमें पूछेगा आर्टिकल 21 में, या सीधे पूछेगा एकांतता का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 21 में कौन से वाद में है? नहीं, मेनका गांधीवाद। एके गोपालन में सिर्फ जीवन, जीवन के अधिकार में जीवित रहने का अधिकार, यही तो मैं समझा रहा हूं। एके गोपालनवाद से प्रश्न नहीं पूछेगा। हाँ, व्यापकता पूछा गया। अगर पूछेगा एकांतता का अधिकार कहा है, देखो सुनो, जीवन के अधिकार में जीवित रहने का, जीवित रहने का अधिकार किसमें है? एके गोपालनवाद में। लेकिन उसके बाद जो भी पूछा जाएगा, स्वच्छ वायु का अधिकार, एकांत में रहने का अधिकार, सोने का अधिकार, पीने का अधिकार, खाने का अधिकार, घूमने का अधिकार, जब भी पूछेगा मेनका गांधीवाद याद रखना। किस वाद में आया है ये? मेनका गांधी। मेनका गांधी को जाना था पासपोर्ट लेके बाहर, उनको सरकार, किसी मामला, कोई मामला लगा हुआ था, सरकार रोक दी, तो मेनका गांधी कोर्ट चली गई कि बाहर घूमने का अधिकार तो हमारा है, आर्टिकल 21 का हनन है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई किया। एक एक गोपालनवाद में तो कहा था कि जीवित रहने का अधिकार है, इसमें कहा कि नहीं, मेनका गांधी बिल्कुल बाहर जा सकती है, इनको बाहर घूमने का अधिकार है, विदेश यात्रा का अधिकार इसमें है। और यहीं से क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? बहुत सारे तथ्यों को जोड़ दिया। इसलिए यूपीएससी के मेंस में भी प्रश्न पूछ चुका है आर्टिकल 21 की व्यापकता से कि क्या क्या है। तो ये याद रखिएगा कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो आर्टिकल 21 में कोई भी चीज शामिल कर सकता है। व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ किसी भी पहलू को शामिल करने का शक्ति सुप्रीम कोर्ट को किस वाद में मिल गया? मेनका गांधीवाद में। किसके, किस आर्टिकल में? 21 में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत समझ में तो बता दो। एके गोपालनवाद में जीवन के अधिकार में सिर्फ जीवित रखने का अधिकार बोला गया था, मेनका गांधीवाद में सभी एस्पेक्ट को शामिल कर दिया गया। ठीक है, नाम बता देते हैं। ठीक है, आगे लिखिए, नेक्स्ट आगे लिखिए। अब लिखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अगला लिखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इंग्लिश में लिखो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इंग्लिश में लिखना है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब स्पेलिंग नहीं बताएंगे क्योंकि ग्रेजुएशन तुम लोग हो, ठीक है, नहीं आपको नहीं बोले, कॉमन बात बोला मैंने। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तुमने इंग्लिश हिंदी में बोला, मैं तुम लोग भारत इंडिया बांट दिए हो, और सब एक है, ठीक है। एक्सप्रेशन, अपने अपने शब्द को, भावना को जिसमें व्यक्त करने की तुमको
छूट है, जिसमें तुमको सुविधा है वो बोला जा सकता है। इंग्लिश भी जरूरी है, ये भी ध्यान रखना। अगर लग रहा है कि सिर्फ हिंदी से काम चल जाएगा तो बहुत मुश्किल दौर में हो, प्राइवेट सेक्टर में भी तुम गए नहीं हो, जाओगे तो पता चलेगा इंग्लिश इज वेरी एसेंशियल। ये बिहार सरकार ने जो ये पासिंग राइट कर दिया, खाली पास कर जाना है, उसका भुगतान आज के भावी पीढ़ी के बच्चे भुगत रहे हैं। इंग्लिश में खाली पास कर जाना है, हो जाएगा। तो पास कर जाना है, ये तो कर दिया आपने, आपको भारत रत्न भी दे दिया गया। मिला है ना इस बार भारत रत्न? कर्पूरी ठाकुर को मिला है, उन्हीं के समय में किया गया था। उसका भुगतान क्या हिंदी मीडियम के बच्चे नहीं भुगत रहे हैं बिहार बोर्ड के? इंग्लिश में पासिंग में पढ़वे नहीं किया, 20 नंबर आया। किसी जाएगा इंटरव्यू में कहीं भी देखे इंग्लिश मार्क्स नहीं है, नहीं लेगा, नौकरी में नहीं ले सकता है। तो इंग्लिश भी उतना ही जरूरी है जितना हिंदी, ठीक है। हिंदी आपका सामान्य भाषा है, प्रचलित भाषा है, लेकिन इंग्लिश की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। बेसिक्स ग्रामर तो होना ही चाहिए। हाँ, ये है कि आपका टंग नहीं है, सिलेबल आपका नहीं है, एक्सेंट वर्ड आपको नहीं बोलने आता है, तो वो सब फोनेटिक्स आपका क्लियर नहीं है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे का शुरू से वही ट्रेनिंग है, तो उनके पास है तो आपके पास नहीं है। लेकिन इंग्लिश जरूरी है। लिखिए, हिंदी का जब भी प्रश्न देखिए तो इंग्लिश का स्पेलिंग ही मान्य होता है, आपको पता है ना। तो जब भी प्रश्न आएगा तो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों दोनों मीडियम में होता है ना, तो हिंदी मीडियम का प्रश्न पूछिए तो इंग्लिश का पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश वाला ही वहां पर आंसर जब तुम क्लेम करोगे तो इंग्लिश का ही वर्ड पकड़ा जाता है। देखो धीरे धीरे ये अपना रूप परिवर्तित कर रहा है, व्हाइट से सीधे रेड होते जा रहा है। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों को लेकर पढ़ना है। तो एग्जाम में हमेशा एक काम करना है, हिंदी में जो ट्रांसलेशन होता है ना वो गलती होता है बहुत जगह, तो हिंदी में लिख देगा, इंग्लिश में अलग ओरिजिनल वर्ड रहेगा। तो इंग्लिश पढ़ के हिंदी का क्वेश्चन पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, और तब आंसर में जाओ, ऑप्शन में देखो दोनों। नहीं तो खाली हिंदी मार के चले आओगे, गलत होगा। पानी पी पी के सरकार को आशीर्वाद दोगे, लेकिन वहां पर इंग्लिश राइटिंग को ही मानेगा, इंग्लिश स्पेलिंग को ही मानेगा। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम की रणनीति भी हम लोग ही चर्चा करते रहते हैं। बाकी एग्जाम जब करीब आएगा तो और भी तरीका बताएंगे कैसे। एग्जाम में बहुत अच्छी तैयारी है तो जरूरी नहीं कि तुम्हारा एग्जाम हो जाए, सामान्य तैयारी है तुम एग्जाम निकाल लोगे। तो एग्जाम में जो सीटिंग होता है, बैठना होता है, किस प्रकार एग्जाम का प्रश्न टैकल करना है, अगर वो रणनीति तुम्हारे पास है तो तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा। कम पढ़ा में भी होता है, बहुत लोगों का हुआ है। लेकिन एक होता है कि बहुत पढ़ा हुआ ओवर कॉन्फिडेंस में, वहां भी एग्जाम गड़बड़ होता है। तो वही तरीका है, लास्ट मोमेंट में बताएंगे, अभी तो बहुत समय है। आगे लिखिए, एक साइड क्या लिखा आपने? एक साइड क्या, एक साथ ही लिखवा देते हैं। तथा, तथा विधि की यथोचित या यथोचित विधि प्रक्रिया, तथा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इंग्लिश में मैंने लिखा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तथा यथोचित विधि प्रक्रिया। ये जापान से लिया गया है, यथोचित विधि प्रक्रिया, यथोचित विधि प्रक्रिया। इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में अंतर, में अंतर, में अंतर। अब 1 2 3 4 4 को पॉइंट लिखवा देते हैं, दोनों का मेंशन करवा देते हैं। पॉइंट 1 लिखिए, लिखिएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ब्रिटिश संविधान से लिया गया, क्योंकि इसके संविधान की विशेषता थी ये, तो उसको वहां से ले लिए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। जबकि, जबकि अच्छा ये यथोचित है ना, हाँ ये अमेरिका से लिया जाएगा। हाँ, जबकि यथोचित विधि प्रक्रिया को अमेरिकी संविधान से, जबकि यथोचित विधि प्रक्रिया को अमेरिकी संविधान से, जबकि नहीं जापान अलग है, यथोचित उसमें भी है, गड़बड़ हो गया, कोई नहीं। जबकि यथोचित विधि प्रक्रिया को अमेरिकी संविधान से, अमेरिकी संविधान से। दूसरा पॉइंट, जबकि यथोचित विधि प्रक्रिया को अमेरिकी संविधान से, ये भी पूछा जाता है। यथोचित विधि की यथोचित प्रक्रिया ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, जापान के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ये भी प्रश्न आता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, लिखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को बार बार लिखवाना जरूरी है, ऐसी लिखवा के चले। पहला बार बोलेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दूसरा जो खंड रहेगा विधि की यथोचित विधि प्रक्रिया, बार बार लिखवाना जरूरी है, याद हो जाएगा ना।
अच्छा तो लिखो, फिर से लिखो। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में ब्रिटिश संसद ने, ब्रिटिश संसद ने, ब्रिटिश संसद ने संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया है। ब्रिटिश संसद ने संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया है। संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया है। संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया है। किसने? ब्रिटिश, अच्छा संसद बोल दिया है क्या? ब्रिटिश संविधान ने, संसद को संविधान कर दीजिए। ब्रिटिश संविधान ने, ब्रिटिश संविधान ने संसदीय सर्वोच्चता को क्या किया है? स्वीकार किया है। जबकि, जबकि यथोचित विधि प्रक्रिया में, जबकि यथोचित विधि प्रक्रिया में अमेरिकी संविधान ने, अमेरिकी संविधान ने, अमेरिकी संविधान में ने न्यायपालिका की सर्वोच्चता को, न्यायपालिका की सर्वोच्चता को, न्यायपालिका की सर्वोच्चता को स्वीकार किया है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता को स्वीकार किया है। अंतर पता चल गया? न्यायपालिका की सर्वोच्चता को स्वीकार किया है। ठीक है, वो संसद को सर्वोच्च मानता है, ये न्यायपालिका को सर्वोच्च मानते हैं। यही कारण है कि ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में जो आए हैं, जो भी यहाँ पर, उन सब को टैरिफ तो बढ़ाई, वो अलग है, बोला था कि जो यहाँ पर मूल निवासी जिनको नागरिकता मिल जाता है उसका कैंसिल कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट सीधे बोला गलत, हम है अभी, कैंसिल मार दिया। तो वहाँ पर ट्रंप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ब्रिटेन में अगर कहता सरकार के कैंसिल कर देंगे, वो कर देता, क्योंकि संविधान क्या है, वहाँ संसदीय सर्वोच्चता है, संसद जो कहेगा वो होगा। तो ब्रिटिश संविधान के बारे में कहा जाता था वो कुछ भी कर सकता है, सिर्फ पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने के सिवा, ऐसा हुआ स्टेटमेंट दिया था संविधान के बारे में। उसमें इस प्रकार के क्या हुआ, मानक तय किए गए थे, या इस प्रकार का प्रूवर्ब प्रचलित था कि ब्रिटिश संविधान के पास इतना शक्ति है। समझ में आ रहा है? आगे लिखिए, तीसरा पॉइंट, तीसरा लिखिए। ब्रिटिश में परंपरा से संविधान चला हुआ है, लिखित कुछ नहीं है। ब्रिटेन जो लिखता है, जो अनुमान है, जो राजा का आर्डर ऑर्डर है, ये है, वही सब संविधान है। ब्रिटिश संविधान में कुछ लिखित नहीं है, जो कुछ भी नया प्रचलित में आता है वही संविधान बन जाता है। आज कोई कानून आएगा, अगला बार वही, जब भी कुछ विवेचन करना होगा तो उसी कानून का सहारा लेंगे। तो ब्रिटेन का बात ही अलग है, उसका बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, यही कारण है कि उतना दिनों तक देशों पर शासन किया, क्योंकि लिबरल रहा हर चीज में। ठीक है, फ्रांस कंपनी क्यों नहीं टिक पाई? फ्रांस का एकदम संसदीय संप्रभुता था, खूब ज्यादा था, तो फ्रांसीसी कंपनी को ऑर्डर नहीं मिला, भारत में नहीं टिक पाई। ब्रिटिश का कंपनी क्या था, खूब ऑर्डर देते गया, मतलब नहीं है, जो करना है करो, खाली हमको टैक्स देते रहना, बस हो गया, तो वो काम कर पाए। यही है। आगे तीसरा पॉइंट लिखिए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में, तीसरा पॉइंट, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में संसद द्वारा पारित विधियों के औचित्य का निर्धारण किया जाता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में संसद द्वारा पारित विधियों के, संसद द्वारा पारित विधियों के औचित्य का निर्धारण, औचित्य का निर्धारण, औचित्य का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है, न्यायपालिका के द्वारा नहीं। संसद के द्वारा किया जाता है, न्यायपालिका के द्वारा नहीं। संसद के द्वारा किया जाता है, न्यायपालिका के द्वारा नहीं। संसद के द्वारा किया जाता है, न्यायपालिका के द्वारा नहीं। जबकि, जबकि जबकि यथोचित विधि प्रक्रिया में, जबकि यथोचित विधि प्रक्रिया में, प्रक्रिया में, प्रक्रिया में लिखिएगा, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को वरीयता दी जाती है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को वरीयता दी जाती है, वरीयता दी जाती है, तथा तथा अमेरिकी न्यायपालिका द्वारा, तथा अमेरिकी न्यायपालिका द्वारा, अमेरिकी न्यायपालिका द्वारा, अमेरिकी न्यायपालिका द्वारा द्वारा ऐसी विधियों को, ऐसी विधियों को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। अमेरिकी न्यायपालिका ऐसी विधियों को, ऐसी विधियों को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है।
संविधान ने सही प्रोविजन नहीं बनाया है। असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। अब तीनों को समझना है, ज्यादा कुछ नहीं। असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे इसको समझाने में। एक में क्या है कि अमेरिकी, देखिए यहाँ जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जनरली क्या हुआ, ब्रिटेन के संसद का है। तो ब्रिटिश संसदीय परंपरा में है कि ब्रिटेन के संसद ने जो चीज भी पारित कर दिया वही रूल है। न्यायपालिका को पावर वहां न के बराबर है, कुछ नहीं कर सकता है। मतलब संसद के द्वारा कोई नियम बनाया गया तो उसको संशोधित करने की शक्ति न्यायपालिका के पास नहीं है। संसद जो बना दिया, जो लिख दिया, वही लकीर का फकीर है। ठीक है, ईंट पर अगर कुछ लिख दिया कि ये कानून है तो उस कानून को मानना पड़ेगा। अमेरिकी संविधान में ऐसा नहीं था। क्योंकि अमेरिकी संविधान में ऐसा क्यों नहीं था, क्योंकि अमेरिका ने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा है। और किसके खिलाफ लड़ा है, तो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ा है। दूसरा, फ्रांस का सपोर्ट उसको मिला है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस वहां अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में गए हुए थे, लड़ रहे थे। ठीक है, तो वहां पर फ्रांस के सरकार, फ्रांस का जो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी तो उसका समानता भ्रातृत्व का नारा, ये सब किससे सीखा फ्रांस ने, अमेरिका से ही सीखा है, कहीं से नहीं सीखा, अमेरिका से सीखा। तो अमेरिकी संविधान में वो देखा कि ब्रिटिश संसद का तो बहुत सारा कमी है, तो उसको हम लेंगे नहीं। तो उसने जो आंदोलन चलाया, आंदोलन में पता चला कि प्राकृतिक न्याय बहुत जरूरी है। मतलब जो यूनिवर्स ने हमको दिया, यूनिवर्सल लॉ, वही रियल विधि है। हम लोग जो बनाएंगे वो मैन मेड है। तो उसने उन सभी विधियों को क्या किया, स्वीकार कर लिया और न्यायपालिका को सारा पावर दे दिया। तो यहाँ पर सीधे है कि अमेरिकी संसद द्वारा कोई कानून बना के पारित किया गया, और यहाँ पर अमेरिकी जो न्यायपालिका है उस कानून को क्या करेगी, पढ़ेगी, जैसे भारत में पढ़ता है, पढ़ेगी, और उसको लगेगा कि सर्वमान्य सिद्धांत के या नेचुरल प्राकृतिक अधिकारों के विरुद्ध है, तो उसको क्या करेगी, असंवैधानिक घोषित कर देगी। तो यहाँ अमेरिका के न्यायपालिका को ज्यादा पावर है और वहां ब्रिटेन के संसद को ज्यादा पावर है। तो यथोचित विधि प्रक्रिया में किसको ज्यादा पावर है, न्यायपालिका को। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में किसको ज्यादा पावर है, संसद को। अब कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़िए, आगे लिखिए। ये हो गया। अब आर्टिकल 21 का लिखिए, बस इतना ही है इसमें, बाकी सब है मेंस के लिए और यूपीएससी के लिए। क्या कीजिएगा आप लोग, लिखिए आर्टिकल 21 का। डैश दे के लिखिए शिक्षा का अधिकार। डैश दे के लिखिए शिक्षा का अधिकार। यहां से प्रश्न आता है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। अब डैश दे के लिखिए इसमें राज्य, राज्य मतलब यहां सरकार और केंद्र से समझना है, देश से समझना है, समझ आ गया। राज्य का मतलब यहां स्टेट नहीं है, ध्यान रखना है। तो राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 to 14, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को या वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा, पड़ेगा। पूर्ण के बाद राज्य इसके लिए जैसा चाहे विधि निर्माण कर सकता है। राज्य इसके लिए जैसा उचित चाहे, राज्य इसके लिए जैसा उचित चाहे या उचित समझे, राज्य इसके लिए जैसा उचित समझे कानून का निर्माण कर सकता है। ये छोड़ दिया है राज्य के ऊपर, कानून का निर्माण कर सकता है, कानून का निर्माण कर सकता है। कौन संविधान संशोधन है, लिख लीजिए इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 86 CAA कब, ठीक है, 2002 के द्वारा, 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, हो गया, बस यही है इसमें। अब लिखिए आर्टिकल 22। क्या, शिक्षा समवर्ती सूची में है, क्योंकि संघ सूची में शिक्षा होगा तो फिर राज्य का स्कूल कैसे चलेगा। अब समवर्ती सूची, राज्य सूची सब आएंगे उसमें बताएंगे, क्योंकि मैं तो देख रहा हूं कि वहां पर लिस्ट रटना पड़ेगा आपको, क्योंकि बार बार 4 ऑप्शन दे देगा, 2 केंद्रीय सूची का और 1 राज्य सूची का, कहेगा निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची के अंतर्गत शामिल नहीं है। अब सबसे खतरनाक होता है नहीं है तो याद ही है। तो एग्जाम जब भी दीजिए, मैं जब पढ़ाता हूँ यूट्यूब पर तो समझाते चलता हूँ बार बार कि जब भी नहीं रहे उसको अंडरलाइन करो, सर्कल करो, कुछ भी करो, ताकि तुम्हारा जो नजर है बार बार उस पर जाए कि घेरे हुए हैं। तो नहीं चुनोगे तो सही होगा।
अरे तो सही है तो ऑप्शन में तो है ही, बहुत बार सही मार के चले आओगे। तो ये ध्यान रखना है, जब भी नहीं शब्द आए तो उसको उसी वक्त उसको ऐसा कुछ चिन्ह बना दो, ठीक है, कि याद रहे कि हाँ यह नहीं पढ़ना है। तो जब प्रश्न पढ़ेंगे तो नहीं पर बार बार, अब बोल्ड अक्षर में करना है, ऐसा नहीं कि नहीं है पर ऐसे गोल लगा दिया, ऐसा नहीं। इतना बड़ा घेर दो तो तुम्हारी नजर बार बार जाए कि नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि यहां से तुम्हारा 4-5 प्रश्न ह्यूमन एरर होना बच जाएगा, इसको ध्यान रखना है। आर्टिकल 22 लिखिए। लिखिए, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध को यहां निरोध लिखा गया है, निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। हाँ बताएंगे, निवारक निरोध होता है मतलब पहले ही आपको सूचना दिया जाएगा या पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, किस आधार पर उसकी चर्चा मैं करूंगा, पहले आप इसको लिखिए। मिशन 50 ये सब बच्चा बच्चा को तो चाय नहीं पिला रहा, फैकल्टी को भी चाय नहीं पिला रहा है, सब बताइए। लिखिए, आर्टिकल 22(1), ध्यान देकर लिखना है पहला पॉइंट। आर्टिकल 22(1) और 22(2), आर्टिकल 22(1) एंड 22(2), 22(2) किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को सामान्य दंड विधि के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को सामान्य दंड विधि के अनुसार, सामान्य दंड विधि के अनुसार गिरफ्तार करने पर, गिरफ्तार करने पर, गिरफ्तार करने पर उसके निम्नलिखित अधिकार बताए गए हैं, उसके निम्नलिखित अधिकार बताए गए हैं, उसके निम्नलिखित अधिकार बताए गए हैं, बताए गए हैं, ठीक है। अब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उसके अधिकार क्या क्या है ये जानने का उसको अधिकार है, मतलब गिरफ्तार करने का अधिकार किसको है, सरकार को। तो गिरफ्तारी जानने का अधिकार किसको है, नागरिक को, याद रहेगा। तो क्या अधिकार है, तो पॉइंट ABCD में लिख लीजिए। ए में लिखिए, ए में लिखिए, गिरफ्तारी जानने का कारण, अपनी गिरफ्तारी जानने का कारण, अपनी गिरफ्तारी जानने का कारण पूछ सकता है क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है भाई। बी में लिखिए, अपने पसंद के वकील, अपने पसंद के वकील से, अपने पसंद के वकील से कोर्ट में, कोर्ट में अपना मामला रखने का, कोर्ट में अपना मामला प्रस्तुत करने का अधिकार। अपने पसंद के वकील से कोर्ट में, कोर्ट में अपना मामला प्रस्तुत करने का अधिकार, प्रस्तुत करने का अधिकार, ठीक है। मामला प्रस्तुत होता है कोर्ट में तो जानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अपने रुचि का वकील होना चाहिए, अपने इंटरेस्ट का, किसी को नहीं। अगर उसको बढ़िया वकील करना है तो चुन सकता है, उसको आप नहीं रोक सकते हैं कि नहीं यही वकील लो। और जिसको नहीं होता है उसके लिए एक PP पद है कोर्ट में, जिसके पास कोई वकील नहीं है तो कहता है चलो PP साहब से मिलो और वकील तुमको दे दिया जाएगा। हाँ वही है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको बोलते हैं। चलिए C नंबर लिखिए, C नंबर, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति का अधिकार। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार। ये सब प्रश्न आता है आपका, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। 24 घंटे के अंदर, अंदर मजिस्ट्रेट लिखना पड़ेगा क्या, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार। लेकिन 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 इस घंटे में अवकाश तथा यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। लेकिन इस घंटे में, इस घंटे में अवकाश मतलब छुट्टी का दिन, अवकाश तथा यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। अवकाश मतलब छुट्टी का दिन और यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। मान लो कि कोर्ट का छुट्टी है तो उस दिन तो पेशी होगा नहीं, तो उस दिन को काउंट नहीं करेंगे। अगर आज गिरफ्तारी हुई, कल कोर्ट बंद है, तो ये नहीं कह सकते कि 24 घंटा बीत गया, क्योंकि कोर्ट बंद है तो अवकाश का दिन है तो उसको गैप माना जाएगा। अब प्लस मान लो तुम्हारा गिरफ्तारी हुआ है औरंगाबाद जिला से, या मान लो कि हुआ है दूसरे स्टेट से, इंटर स्टेट,
तो तुमको दूसरे स्टेट से लाने में समय लगेगा ना, तो वो शामिल नहीं है। मतलब वो सब हटा के तब 24 घंटा में किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने तुमको प्रस्तुत करना है। मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि इसके साथ कुछ गलती तो नहीं, गलत व्यक्ति को तो गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसकी जांच करता है। अगर उसको लग जाएगा कि व्यक्ति गलत गिरफ्तार किया गया, तुरंत उसी वक्त उसको बरी कर दिया जाता है। और पुलिस वाले को क्या सुनाया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है। ठीक है, कि कहाँ से पकड़ के लाते हो तुम, वो ठीक से काम नहीं करते, ये हो। चलो आगे लिखो नेक्स्ट। ये 3 अधिकार किसमें है, 22(1) और 22(2) दोनों में है, ध्यान रखना। 22(1) और 22(2) दोनों में है। तो जब भी प्रश्न देगा तो दोनों ऑप्शन को साथ देगा, या 22(1), 22(2) और आपका एक ई आ ही रहा है, उपरोक्त एक से अधिक आ रहा है तो एक से अधिक में मार देना, अगर दोनों ऑप्शन हो। सिर्फ 22(1) हो तो खाली वही मारना, या सिर्फ 22(2) हो तो खाली वही मारना। समझ में आ जाएगा, आगे लिखो नेक्स्ट। अब एक लिखिए, निवारक निरोध लिखो। पहले ये भी समझ लो, क्योंकि निवारक निरोध तुम लोग पूछ रहे हो तो मैं छोड़ना चाहता था, लेकिन लिख लो। निवारक निरोध पूछे हो तो थोड़ा समझा देते हैं, लिखो इसमें, डैश देके लिखो इसमें। इसको बोलते हैं प्रिवेंटिंग डिटेंशन। लिखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन, इंग्लिश लिखिए इसका जो जरूरी है। प्रिवेंटिंग, प्रिवेंटिंग डिटेंशन, डिटेंड किया गया, डिटेंशन। प्रिवेंटिव, 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 प्रिवेंटिव डिटेंशन, हाँ ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध, डैश देके लिखिए इसमें। अपराध करने से पूर्व संदेह के आधार पर गिरफ्तारी, अपराध करने से पूर्व संदेह के आधार पर गिरफ्तारी, अपराध करने से पूर्व संदेह के आधार पर गिरफ्तारी, 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 इसका यही परिभाषा है। अपराध करने से पूर्व संदेह के आधार पर गिरफ्तारी कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसी में लिख लीजिए, यह गिरफ्तारी, यह गिरफ्तारी, यह गिरफ्तारी किसी व्यक्ति के द्वारा कानून व्यवस्था को क्षति से बचाने, यह गिरफ्तारी किसी व्यक्ति के द्वारा कानून व्यवस्था को क्षति पहुंचाने से बचाने के उद्देश्य से किया जाता है। यह गिरफ्तारी किसी व्यक्ति के द्वारा कानून व्यवस्था को क्षति पहुंचाने से बचाने के उद्देश्य से किया जाता है, के उद्देश्य से किया जाता है, से बचाने के उद्देश्य से किया जाता है, किया जाता है। समझ में आ गया। मतलब कोई व्यक्ति कोई क्राइम कर सकता है, अगर सरकार को संदेह हो गया तो तुमको गिरफ्तार कर देगा। क्योंकि मान लेगा कि तुम बम मारने वाले हो कहीं, तो बम मारोगे तो उससे बहुत लोग क्षति पहुंचेगा, तो उसको संदेह हो गया कि क्रिमिनल एक्टिविटी कर सकता है, तो पहले तुमको क्या हो, गिरफ्तार कर लेगा। तो इसका सबसे अधिक दुरुपयोग कब हुआ था, आपातकाल में, इंदिरा गांधी के समय मीसा एक्ट लाई थी। लालू यादव अपनी बेटी का नाम मीसा इसीलिए रखा था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट आया था। तो यहाँ लालू जी विरोध को कुछ नहीं मिला था, अपने बड़ी बेटी हुई थी, मीसा का जन्म हुआ था, उसका नाम है मीसा रख दिए। क्योंकि मीसा एक्ट लगा हुआ था, देखिए मीसा रख दिया, तो वही नाम आज तक उसका मीसा भारती है। ठीक है, आगे लिखिए नेक्स्ट। लिखिए दूसरा, लिखिए दंडात्मक निरोध, प्यूनिटिव डिटेंशन। दंडात्मक, ये तो निवारक हो गया। अब एक होगा दंडात्मक, दंडात्मक निरोध। प्यूनिटिव डिटेंशन तो वही रहेगा, बस प्यूनिटिव कर देना है, प्यूनिटिव, प्यूनिटिव डिटेंशन, PUNITIVE, PUNI। सर जी लाइव में वीडियो पीछे नहीं होता क्यों, अब ये तो भाई टेक्निकल वाले टीम बताएंगे, राम बाबू जी, ये तो मैं बता नहीं सकता है। बाकी लाइव में वीडियो पीछे करके क्या करना है, शब्द सुनते चलना है। ठीक है, प्यूनिटिव डिटेंशन, इसमें डैश देके लिखिए। लिखिए, किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने, किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने ऑब्लिक अपराध सिद्ध हो जाने, किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने ऑब्लिक अपराध सिद्ध हो जाने, सिद्ध हो जाने, सिद्ध हो जाने के पश्चात, के पश्चात, के पश्चात
कारावास में रखा जाता है या जेल में रखा जाता है, के पश्चात कारावास में रखा जाता है, रखा जाता है। तो एक है कि एक जो डिटेंशन निवारक वाला, वो संदेह का अपराध करने से पहले गिरफ्तारी, और ये है अपराध करने के बाद। तो जनरली अपराध करने के बाद वाला अधिक होता है। अपराध करने से पूर्व वाला गिरफ्तारी रॉ करेगा, आईबी करेगा, एनएसए करेगा। ठीक है, ये जितना जो टीम है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला जो टीम है इंटेलिजेंस का, जो हमारा खुफिया विभाग है, वो सब पकड़ता है। जैसे जम्मू कश्मीर में ये आतंकवादी पकड़े गए, ये थी योजना, तो वो सब किससे गिरफ्तार होता है? निवारक से। पहले पकड़ लिया, बिहार में ही कोई पकड़ा गया, ट्रेन में बम लेके जा रहा था, पकड़ा गया। ठीक है, तो जितना जो गिरफ्तारी अपराध होने से पहले किया जाता है, क्षति होने से पहले हम पकड़ लिए, क्षति नहीं होने दिए, हाँ वही है, वो डिटेंशन ही होगा, वो पहले ही कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो अपराध करने से पहले गिरफ्तारी होगा उसको क्या बोलेंगे? निवारक निरोध। अपराध करने के बाद होगा उसको क्या बोलेंगे? दंडात्मक निरोध। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए। नजरबंद का लिखो, लिखो नजरबंद, लिख के डैश लिखो, लिखो, लिखिए नजरबंद का लिखिए। यह विदेशी शत्रु तक सीमित होता है, यह विदेशी शत्रु तक सीमित होता है, विदेशी वस्तु शत्रु तक सीमित होता है, जिसमें जिसमें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जिसमें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे उसे सामान्य जनता से अलग रखा जाता है, उसे सामान्य जनता से अलग रखा जाता है, रखा जाता है। समझ में आ गया? नजरबंदी है। अब इसमें क्या है देखो, कारण बताते हैं, इसे बता रहे हैं। इसमें सीधा होता है कि अगर कोई वैसा व्यक्ति जिसके कमेंट से या जिसके भाषण से एक लंबे क्षेत्र में क्या होता है, हिंसा भड़क सकती है, उसको हम नजरबंद कर देंगे। क्योंकि वो व्यक्ति कुछ बोलेगा, मान लो कोई सांप्रदायिक वाला व्यक्ति है, तो वो कुछ बोलेगा तो उसका असर क्या होगा? मास पर होगा, बहुत सारे एरिया में उसके दिमाग पर असर करता है। और वो कहेगा कि देखो तलवार उठा लो, तो बहुत लोग तलवार उठा के निकल जाएंगे। तो वैसे व्यक्ति को नजरबंद किया जाता है कि आदमी के नजर में ही नहीं रहना, ना मीडिया में आने देगा, ना उसका ट्रैप फोन होगा, उसका पूरी तरह से उसको डिटेन कर दिया जाता है। इसलिए क्या आता है कि उस व्यक्ति का खाली उस व्यक्ति से किसी व्यक्ति को खतरा नहीं है, उस व्यक्ति के जवान से व्यक्ति को खतरा है। वो जो बोलेगा वो लोग करेंगे। तो बहुत सारे जो संत महात्मा जिसके फॉलोअर्स होते हैं, अंधा, जिसको अंधा भक्त हम लोग बोलते हैं, तो उसको बचाने के लिए आदमी को नजरबंद किया जाता है कि अगर कुछ भी बोलेगा तो इसका मास इफेक्ट पड़ेगा, कानून प्रशासन में दिक्कत हो जाएगी, अर्थव्यवस्था बदल जाएगा, व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हो जाएगा, तो उस व्यक्ति को नजरबंद कर दो पहले ही। व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी ना कुछ बोल पाएगा ना कुछ दे पाएगा, तो नजरबंद कर दिए। तो तब तक नजरबंद रखो जब तक इधर पुलिस प्रशासन अपना कानून सामान्य न कर दे। जब सामान्य हो जाएगा फिर छोड़ दो उसको, उसके उसके बोलने का असर नहीं पड़ता। कोई कानून बना दो बहुत तगड़ा कि अब बोल के दिखाओ, समझ में आ गया? तो उसको नजरबंद बोला जाता है। बाकी नजरबंद का शर्त लगभग इसी से जुड़ा होता है। देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता से जुड़ा कोई मामला हो, विदेश नीति से जुड़ा कोई मामला हो, यहाँ सदाचार से संबंधित कोई मामला हो, लोक व्यवस्था से संबंधित कोई मामला हो, उन सभी मामलों में व्यक्ति को नजरबंद किया जा सकता है, उसको डिटेन किया जा सकता है, और सब इसी श्रेणी में है, निवारक में ही है। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए नेक्स्ट। आर्टिकल 23 एंड 24 क्या है इसमें? शोषण के विरुद्ध अधिकार। लिखिए आर्टिकल 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस पे डैश देके लिखिए, आर्टिकल 23(1) लिखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 लिखिए, देखिए मानव का दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आर्टिकल 23 देख के डैश लिखिए, आर्टिकल 23 में लिखना है मानव का दुर्व्यापार। दुर्व्यापार मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दुर्व्यापार अरे बच्चा को, लड़की को नहीं बेच देता है सब, उसी को बोलते हैं। मानव का दुर्व्यापार मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और और बेगार, बेगार मतलब बिना पैसा का काम करवाना ना, तो बेगारी कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो बेगारी मतलब काम करवाएगा पैसा नहीं देगा, तो बेगार। बेगारी मत लिखना, बेगार लिखना, मैं री लगा दूंगा, बेगार।
बेगार, कॉमा लिखिए बलात्श्रम। बलात्श्रम, बलात्श्रम मतलब जबरदस्ती काम करवाना, मन नहीं है फिर भी काम करवा रहे हैं, बलात्श्रम। ठीक है, उसकी इच्छा नहीं है काम करने की लेकिन मारपीट के काम करवाया जा रहा है, बलात्श्रम। ठीक है, आदि का प्रतिषेध, आदि का प्रतिषेध करता है मतलब रोकता है, आदि का प्रतिषेध, आदि का प्रतिषेध करता है। ठीक है, इसमें लिखना है यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो विधि द्वारा उसको दंड दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो विधि के द्वारा दंडित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो विधि के द्वारा दंडित किया जाएगा। ठीक, अब दुर्व्यापार में क्या शामिल है वो लिखना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा ना। उसमें जनरली क्या क्या है, तो पुरुष महिला बच्चों का सामान खरीद बिक्री जो भी है, मतलब व्यक्ति को किसी रूप में क्या होता है, हम लोग ट्रेड का काम कर रहे हैं, बेच व्यक्ति को वस्तु, सही किसने बोला है, व्यक्ति को वस्तु के समान ट्रीट किया जा रहा है तो दुर्व्यापार है। ठीक है, तो इसमें शामिल है। अब देखो, अब इसमें एक नोट लिखो, लिखो भारत सरकार के द्वारा, अब इसमें है कि भारत सरकार एगो अपना पक्ष रखे हुए, लिखिए नोट में, भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा देश हित में, देश हित में, देश हित में, राष्ट्र के हित में, देश हित में सार्वजनिक प्रयोजन हेतु, सार्वजनिक कार्य, सार्वजनिक प्रयोजन हेतु, ऐसे लिखिए सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु, परियोजनों मतलब सरकार द्वारा कोई तालाब खुदवाया जाएगा, कुछ बनवाया जाएगा, बांध बनवाया जाएगा, नदी को बनवाया जाएगा, सार्वजनिक प्रयोजन हेतु, हेतु अनिवार्य सेवा लिया जा सकता है, अनिवार्य सेवा, अनिवार्य सेवा लिया जा सकता है, अनिवार्य सेवा लिया जा सकता है, लिया जा सकता है, लिया जा सकता है, लेकिन इसमें राज्य, लेकिन इसमें राज्य, लेकिन इसमें राज्य, राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग के आधार पर विभेद नहीं करेगा। लेकिन इसमें, इसमें राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, नहीं करेगा। आर्टिकल 23(2) है ये, तो ब्रैकेट में कर दीजिए, 23(2) में स्पष्ट ये लिखा गया है। और जो पहला परिभाषा लिखवाया है 23 और 23(1) का परिभाषा सेम है। ठीक है, ये जो नोट लिखवाया है ये 23(2) का, 23(2) में स्पष्ट किया गया है इसको। और इसमें क्या समझना है, समझना यह है कि राज्य को अगर जरूरत पड़ जाए कि एसेंशियल मिलिट्री सेवा देना है, राज्य को जरूरत पड़ जाए कि अब ऐसा स्थिति आ गया है कि सेना से नहीं संभालना है, नागरिक को जाना पड़ेगा बॉर्डर पर, तो तुमसे सेवा ले सकता है। भेदभाव राज्य ने, अभी नहीं कि हम इसी वर्ग से लेंगे, इसी जाति से लेंगे, इसी व्यक्ति से लेंगे, ऐसा नहीं। राज्य बिना किसी भेदभाव के आपसे अनिवार्य सेवा लेगी जो देश हित के लिए होगा, जो राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए आवश्यक अगर है कि हमको जनता की सहभागिता चाहिए किसी कार्य में, तो आपका उपयोग सरकार कर सकती है। इस आधार पर आर्टिकल 23 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि राष्ट्र की सेवा करना आपका मौलिक कर्तव्य भी तो है। समझ में आ गया। तो राज्य कहीं भी अगर पुल बन रहा है या बंधाई का काम चल रहा है, बाढ़ आ गया, तो बाढ़ में राहत वितरण के लिए आपको सरकार उठा सकती है। जब यहाँ का 1962 का चीन युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध, तो कई आदमियों को गांव से उठा उठा के ले गए थे, मेरे परवावा को भी ले गया था उठा के सब, तो जैसे राइफल चोरी करके लोग आ गया था। ठीक है, वो राइफल बहुत दिन तक हम लोग रखे हुए थे। ठीक है, गाँव में होता था, कैसे आया था, बस वहाँ गए, वैसे हुआ, बस उधर से भाग आए। बहुत आदमी राइफल लेके आया था, बाद में सरकार खोज खोज के राइफल ले गई थी, चुन चुन के, ये सरकार का अमानत था। तो इसमें हुआ कि जब युद्ध की जरूरत आएगी तो क्या करेगा सरकार, तुमको ले जाएगी। ठीक है, अब इस आधार पर तुम ये नहीं कहो कि हमको ले जा रहा है तो हल्ला फलनावा को ले चलो फला। इंदिरा गांधी के समय जब आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है, तो उसमें संजय गांधी जी क्या कर रहे थे, नसबंदी का कार्यक्रम था, तो वो आर्टिकल 23 में आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि अनिवार्य नहीं था, वो जबरदस्ती कर रहे थे। उसमें क्या होता था, बहुत सारा आदमी जो ग्रामीण क्षेत्र में था, पहले क्या होता था कि पुरुषवादी समाज तो आज भी है, परंपरा में तो आज भी है, थोड़ा थोड़ा महिला के लिए महिला सशक्तिकरण का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अच्छा ही है, अच्छा होना भी चाहिए।
अब उसमें क्या होता था कि उसमें किसी का एक बेटा है, गांव में है, नसबंदी का कार्यक्रम चल रहा है, गाड़ी आते रहता था, एकदम गाड़ी एकदम हल्का सा आता था साउंड में, और उतर के धीरे धीरे सिर नसबंदी कर देता था। तो बहुत आदमी क्या होता कि जो बूढ़ी थी जिसका एक ही बेटा था, वो बेटा को घर में बांध के ताला मार के रखती थी कि आएगा नसबंदी वाला तो कहीं एकरो न कर दे। तो ये स्थिति था ग्रामीण सेक्टर में। और उसमें क्या होता, बहुत आदमी भूसा में ढुक जाता था, मोड़ी होता है ना बड़ा सा, उसमें भूसा, उसका भूसा वाला ग्रामीण सेक्टर में तो हो ही, तो भूसा में जाके ढुक गया। बहुत आदमी देखे गाड़ी आ रहा, नदी में कूद के नदी पार करके उस पार। तो ये स्थिति था, तो उसको अनिवार्य में नहीं माना जाएगा। अनिवार्य का मतलब हुआ कि देश की एकता अखंडता से जुड़ा कोई मामला हो, तब उसको हम अनिवार्य मानेंगे। ये सब नहीं है कि इसमें जबरदस्ती किसी को कर रहे हैं। अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाओ भाई, ये कौन कानून है भाई, ये पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। तो बाबा थे, तो बाबा सब लोग कहानी में होते, बाबा बताते थे कहानी कैसे से होता था। बाबा आप कैसे बच गए? तो बोलते थे कि हाँ, अब गाय लेके जाते थे चराते, दिखाते तो हम लोग दियरे में रहते थे, दिन पेड़ पर बैठे रहते थे। तो ये आतंक था उस वक्त ग्रामीण सेक्टर में, समझे? तो उसमें क्या करना है कि सरकार अगर एसेंशियल काम, लेकिन इसके ये क्या है, सरकार का गलत काम है, इसका विरोध हुआ, लास्ट में देखो संशोधन करना पड़ा। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, वो क्यों किया गया है? 42वें संविधान संशोधन में इतना न परिवर्तित कर दिया गया, उसको लघु संविधान बोला जाता है ना। तो लघु संविधान में इतना न संशोधन कर दी थी इंदिरा गांधी सरकार ने कि उसको बदलने के लिए बहुत बार संशोधन, ये भी लगभग बहुत संशोधन किए गए हैं, लेकिन कुछ संशोधन ऐसा था जिसको अनिवार्य रखा गया कि चलो ठीक है, देखा जाएगा, ठीक है। तो अब कोई इसमें दिक्कत? 23 खत्म हो गया, आर्टिकल 24 लिख के डैश दीजिए। अब इसमें बहुत सारा अधिनियम आया है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाइए, 24 से पहले थोड़ा रुकिए। 23 के द्वारा संसद के द्वारा बहुत सारा अधिनियम पारित किया गया है। तो अधिनियम का नाम पूछता है कब आया था, तो पहला पॉइंट लिखिए, तो एक लिखिए, इसी में लिख लीजिए, अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956। अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम, हम लिखवाएंगे नहीं, अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956। सर आप कहां से है? सर आप कहां से हैं? इंडिया से हैं हम, इंडिया में बिहार प्रांत है, वहीं से हम हैं, ठीक है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 लिख दिया। दूसरा पॉइंट लिखो, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। बंधुआ मजदूरी मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। 1976 प्रश्न सीधे आता है, कब पारित किया गया था, किस वर्ष? तो 1976 में। मानव दुर्व्यापार वाला कब पारित किया गया था? तो 1956 में। ईयर याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रहे, ईयर याद रखना है कब पारित किया गया था, क्यों किया गया था। तो आर्टिकल 23 में जो प्रोविजन है, बलात् श्रम रोकना था। बंधुआ मजदूरी मतलब बेगार, जबरदस्ती बेगार करा रहा है, बलात् श्रम करा रहा है, तो बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए क्या आया? 1976 में कानून आया। और मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए किससे प्रश्न कब आया? 1956 में आया। तो 76 तक क्यों बढ़े? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स थे जिसका हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। तो बंधुआ मजदूरी अधिनियम से बार बार प्रश्न आता है, मेंस में इसके बारे में लिखना है, लेकिन प्रीलिम्स में सिर्फ पूछेगा कब आया था। तो इतना सा काम हो जाएगा आपका, प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही है। आगे बढ़ते हैं, इसमें मानव का है, जानवरों के लिए हम चलेंगे फिर डीपीएसपी में, ठीक है। उसमें 48 में, 48 क में, इस सब में चलेंगे। चलिए आगे लिखिए, नेक्स्ट अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में लिखिए, कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। सीधे लिखे डैश देके, 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में किसी कारखाना या खान में किसी कारखाना या खान में काम करने हेतु नियोजित नहीं किया जा सकता है। काम करने हेतु नियोजित नहीं किया जाएगा, संविधान के भाषा में काम करने हेतु
नियोजित नहीं किया जाएगा, काम करने हेतु नियोजित नहीं किया जाएगा, या या किसी खतरनाक परियोजना में नहीं लगाया जाएगा, या किसी खतरनाक परियोजना में या किसी खतरनाक परियोजना में नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 24 में सीधे यही कहता है। होटल में तुम लोग खाते होगे तो कोई कोई बच्चा जिसको नाम रखता है छोटू, गोलू, मोलू, वो लोग क्या कर रहे हैं? प्लेट धो रहे हैं, चाय पहुंचा रहे हैं। तो वो काम कर रहा है, उसका कंप्लेन कर दोगे तो होटल तो बंद होगा ही, होटल वाला भी बंद हो जाएगा। ठीक है, जिसको छोटू छोटू करके चिल्लाते हो, तो हालांकि चाइल्ड लेबर में है, उसका प्रावधान आर्टिकल 24 में है, लेकिन प्रोविजन में आज भी है। अब एक मामला आया था, एक बच्चा केस कर दिया अपने माता पिता पर कि हम पढ़ने बैठते हैं तो हमसे घर का काम करवाता है। इधर आया है कुछ दिन पहले, बच्चा पहुंच गया कोर्ट, कोर्ट सुनवाई किया तो कोर्ट बड़ा डांटा। किसको? बच्चा को। हाँ, कि गार्जियन जो काम करता है वो संस्कार के लिए जरूरी है, तो घर में जो टहल टिकोला कर रहे हो तो तुम्हारे संस्कार का निर्माण कर रहा है। तो मास्टर मार रहा है, आ रहे हो, वो तो ठीक है, चलेगा, लेकिन माता पिता कूट रहे हैं अदरक की तरह, तो वो गलत नहीं है। नहीं तो अगर यहाँ कोर्ट गलती से भी कह देता, माता पिता को डांट देता, तो देश में वो अलग बयार बह रहा होता। ठीक है, सब अलग बयार बह रहा होता। इसका अर्थ सीधा होता कि बच्चा को आप घर में भी नहीं मार सकते हैं, मतलब बच्चा कूट सकता है, सीधा ये होता ना। तो कोर्ट ने मना करके बहुत अच्छा काम किया। कोर्ट समझाया कि ये जो सोच रहे हो क्या करने के लिए, तो मम्मी बोलिए झाड़ू लगा देंगे, तो क्या बुरा चीज है, झाड़ू लगाओ। तो मम्मी ये करने के लिए बोल दे टिफिन पैक कर लो खुद, तो बताइए क्या गलती कर दिया माता ने। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि ये संस्कार का अंग है, ये तुम्हारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है, अगला बार आओगे तो हम दो चटकन लगा देंगे। ठीक है, आगे लिखो, नेक्स्ट लिखे, लिखे दूसरा पॉइंट लिखिए, इन सभी या उपरोक्त, लिखिए उपरोक्त कार्यों से रोकने हेतु, अगला पॉइंट लिखिए, उपरोक्त कार्यों से रोकने हेतु सरकार द्वारा सरकार द्वारा सरकार द्वारा कानून कारखाना अधिनियम 1948, सरकार द्वारा कानून कारखाना अधिनियम 1948, कानून कारखाना अधिनियम 1948, 1948, बागान श्रम अधिनियम 1951, बागान श्रम, बागान में काम नहीं करवा सकते हो, बागान श्रम अधिनियम, बागान श्रम अधिनियम 1951, 1951, कॉमा, खान अधिनियम 1952, खान अधिनियम 1952, कॉमा, बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986। ये पूछता है एग्जाम में, बाल श्रम नियमन एवं बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम, प्रतिषेध एवं नियमन मतलब रेगुलेशन, नियमन अधिनियम 1986, 1986, ये याद रखना, पूछा जाता है। बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 एवं बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 2016, एवं यही रहेगा, बाल श्रम प्रतिषेध के जगह निषेध एवं नियमन ऐसे घेर दीजिएगा, संशोधन कर दीजिएगा, संशोधन अधिनियम, उसी को संशोधित किया है। कब किया है? 2016 में, 2016 आदि का निर्माण किया गया है, आदि का निर्माण किया गया है। कोई दिक्कत इसमें? ये पूछेगा, 1986 पूछता है, मौलिक है, जितना भी संशोधन अधिनियम है, वो जो अधिनियम है उसका ड्राफ्टिंग चेंज नहीं होता है,
उसमें प्रोविजंस को हटा दिया जाता है। जैसे एक बार बाल श्रम के लिए कानून बन गया, तो अब समय बीत गया, कानून बना था 1986 में या 2016, कितना दिन बीत गया, तो बहुत सारा श्रम का बहुत सारा चेंज भी हो गया होगा, श्रम का तरीका चेंज हो गया होगा। अब हो सकता है कंप्यूटर साफ करवा रहा हो, टेक्निकल कुछ काम करवा रहा हो, इलेक्ट्रिक वायर का काम करवा रहा हो, बहुत सारा काम बदलेंगे ना। तो बदलेंगे तो समय के अनुसार कानूनों में संशोधन की भी जरूरत उतना ही होती है। तो सरकार क्या करती है, उसी एक्ट को संशोधित करके कुछ नया प्रोविजंस ऐड करके, कुछ धारा ऐड करके, हटा के घटा के क्या करती है, फिर से पारित कर देती है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम एक ही है मेन, 1955 बताया था। लेकिन अभी तक कितना हो चुका है, 2019 वाला संशोधन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सरकार क्या करेगी, मेन अधिनियम में प्रावधानों में चेंज करती है समय और परिस्थिति के अनुसार। तो जब भी संशोधन अधिनियम मिले तो मानना कि इसका ड्राफ्टिंग बहुत पहले हो चुका होगा, और इसमें क्या करता है, समय और परिस्थिति को देखते हुए तात्कालिक संदर्भ में कानूनों को क्या किया जाता है, संशोधित रूप प्रदान किया जाता है, जिसका समाज के लिए बहुमूल्य योगदान होता है। ठीक है, अब आर्टिकल लिखिए 25 से कितना तक, 28 तक लिखिए। आर्टिकल 25 टू 28, 25 टू 28 क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 तक क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अब ध्यान रखना है, इसमें भी हड़बड़ाना इसलिए आप लोग को नहीं है, क्योंकि इसमें पूछा हुआ था कि सिख लोग जो कृपान धारण कर रहे हैं वो किससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें भी थोड़ा समझ के पढ़ना है, इसीलिए थोड़ा ज्यादा डिटेलिंग करवा रहा हूं, क्योंकि प्रश्न अब सीधे पूछ रहा है कि सिखों के कृपान धारण का अधिकार संबंधित है। तो खाली हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लिखवा के निकल जाएंगे तो फिर ये मिलेगा नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन फिर छोड़ के भागोगे कि सर तो पढ़ाई ही नहीं है। तो जो केस स्टडी है या जो कुछ कुछ शब्द है उसको लिखवाना है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, उसको लिखवाएंगे। तैयार, ठीक, लिखिए। आर्टिकल 25 में लिखिए, इसमें लिखिएगा, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण मतलब अंदर में हम जिसको माने, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता ऐसे लिखते चलिएगा। जो शब्द जो टिपिकल है मैं लिख रहा हूं, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, धर्म को अबाध रूप से मानने बिना रोक टोक के। अबाध मतलब क्या होता है, बिना रोक टोक के। ठीक है, बिना रोक टोक के, अबाध रूप से मानने, आचरण करने मतलब अपनाने, आचरण करने तथा प्रचार करने, आचरण करने तथा प्रचार करने का समान अधिकार है, का समान अधिकार है, हक है, समान अधिकार है, प्रचार करने का समान अधिकार है, अधिकार है। ठीक है, ब्रैकेट में बगल में लिखिए 25(1), ये 25(1) में कहा गया है, ऐसे कर लीजिएगा, मिडल ब्रैकेट छोटा में 25(1). ये किस आर्टिकल का कथन है, हु बहु जो कथन लिखवाए हैं किसका है, स्टेटमेंट 25(1). आर्टिकल 25(1) सीधे कहता है कि व्यक्ति को धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने सबकी स्वतंत्रता है, उसका ये अधिकार है। ये अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है, कोई भी इसमें रोक टोक नहीं है। अब इस पर युक्ति युक्त निबंधन जो पढ़ाए थे हम आर्टिकल 19 में, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लिखना है। तो लिखिए आर्टिकल 25(2), आर्टिकल 25(2) लिखिए, आर्टिकल 25(2) लिखिए। इसमें इसमें दो दो प्रकार के दो प्रकार के आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, हिंदी में लिखना है तो युक्ति युक्त निर्बंधन, युक्ति युक्त निर्बंधन, दो प्रकार के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, युक्ति युक्त निर्बंधन बताए बताए गए हैं, बताए गए हैं, बताए गए हैं, बताए गए हैं। एक प्रकार का है ए, क्या नहीं चल रहा है क्या एसी है? अच्छा, लाइट कटा हुआ है। हाँ, वो तो लाइट कटा हुआ है तो इन्वर्टर कितना खींचेगा। ठीक है, ए लिखिए, ए में लिखिए, सिखों को कृपान धारण करने का अधिकार होगा, यही पूछा गया था एग्जाम में, यही प्रश्न आया था। सिखों को
कृपान धारण करने का अधिकार होगा। सिखों को, कृपान मतलब चाकू नहीं होता है, सिख वाला कोई देखे है? पगड़ी वाला जो चाकू यहाँ लटका के घूमते रहता है, वही है। सिखों को कृपान धारण करने का अधिकार होगा। अब ध्यान रखना है क्यों ऐसा हुआ था। वो बैंक था एसबीआई, तो एसबीआई बैंक में जनरली सिक्योरिटी चेकअप होता है हर जगह, तो कुछ हथियार लेके तो जाओगे नहीं। तो सिख साहब क्या किए थे, इतना बड़ा कृपान बरका जो तलवार लटकाए हुए घुस रहे थे पासबुक अपडेट करवाने, रोक दिया उसको गार्ड, कहा कि नहीं जाने देंगे, जब तक इसको उतारिएगा नहीं जाने देंगे। और सिख धर्म में गुरु ग्रंथ, अब तो आप लोग हिस्ट्री पढ़े हुए हैं, तो सिख धर्म के 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने खालसा पंथ को स्थापित किया था। कब स्थापित किया था? 1699। वेरी गुड, 1699 में। अब पंच का कार रखा था। पांच पंच कार मतलब क्या? कंघी, कच्छा, कच्छा पहनना है, कंघी धारण करना है, कृपान धारण करना है, केस रखना है, और एगो कारा पहनना है। गुड। तो पंच का कार नियम लाया था, पाहुल पद्धति की शुरुआत की थी, पंजी व्यवस्था को फिर से लिखा था। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि जब गुरु गोविंद सिंह ने ये प्रणाली किया, तो ये पंच का कार्य लागू करने वाला, इनको मानने वाले क्या कहे, खालसा कहलाए। मतलब ये लोग सैनिक थे, ये लोग धार्मिक धर्म भी मानते थे और सैनिकीकरण किया था, क्योंकि औरंगजेब से लड़ना था उसको मुगल काल से, तो उसने धर्म को सैनिक दोनों तत्वों को मिला दिया। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। और देखा कि आगे तो सुख गुरु का हत्या किया जा रहा है, तो उसने सिख गुरु का जो पद है वो भी खत्म करके बोला कि अब जो गुरु ग्रंथ साहिब है यही क्या है, तुम्हारा गुरु होगा आगे से। अब गुरु व्यक्तिगत भौतिक कोई नहीं बनेगा। तो ये लटकाने वाले लोग माने गए कौन से? खालसा पंथ के लोग। और इनको ये अधिकार है, तो लोग कृपान धारण करता है, वो पूरा केस उस रखेगा, बड़ा सा चोटी बांधेगा, और ये लोग ये इसको फॉलो करता है। यही में से वो व्यक्ति थे। तो चले गए तो वो कहेंगे कि बिना हम, वो अड़ गए कि हमारा ये धर्म में है, हमारा धार्मिक मामला है, आर्टिकल 25 है धर्म के मानने का स्वतंत्रता वाला, हम नहीं उतारेंगे। गार्ड नहीं जाने दिया तो कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट कहा कि इनके धार्मिक मामला है, खालसा पंथ से जुड़े हुए व्यक्ति है और इनके अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है, तो कृपान लेके जा सकते हैं। उसके बाद ये कृपान लेके कहीं भी जा सकते हैं। तो जहां पर अस्त्र शस्त्र लेके नहीं जाना है वहां भी कृपान लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया था, पूछा था। शायद तो बड़ा था तो उसको छोटा किया, बोला कि अपने प्रतीक को ले जा सकते हैं, तो बड़ा छोटा को क्या ले, मानना यह है कि हथियार ले जा सकता है। ठीक है। अब बड़का तलवार लेके कहीं जाओगे तो दिक्कत तो है ही। अब राधे माँ का वो आता है, वो त्रिशूल लेके घूमते रहती है, तो उस पर भी केस कर दिया था सब। ठीक है, कि देखिए त्रिशूल लेके जाती है इन्होंने। और राधे माँ के फॉलोअर्स हैं, उनको यहीं से कोटि कोटि नमन। ठीक है, चलिए आगे लिखिए नेक्स्ट। दूसरा बी नंबर पॉइंट लिखिए, बी नंबर में लिखिएगा। लिखिए, हिंदू शब्द में, ये भी प्रश्न आया था, हिंदू शब्द में जैन, सिख और बौद्ध तीनों सम्मिलित है। हिंदू शब्द में जैन, जैन, सिख एवं बौद्ध, सिख एवं बौद्ध तीनों सम्मिलित है। हिंदू धर्म में तीनों आते हैं, जैन, सिख, बौद्ध, सब हिंदू धर्म से ही निकला है। कोर्ट ने स्पष्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये लोग अलग नहीं है, हिंदू धर्म में ही हैं। तो हिंदू शब्द में जैन, सिख एवं बौद्ध तीनों सम्मिलित है। ठीक है, हो गया। अब केस स्टडी है वो फादर एस्टिनलॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ये आपको बताना मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है। ठीक है, धर्मांतरण का एक मुद्दा आया था, तो वो फादर थे क्रिश्चियन वाले, वो क्या करते, क्रिश्चियनिटी का क्या सिद्धांत है, शिक्षा ज्यादा देता है, संस्कार का बात करता है। तो क्या हुआ कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास नहीं है, उनको क्या कहता है, कहता है कि ठीक है तुम धर्म परिवर्तन करो, तुम्हारे स्कूलिंग का खर्चा, तुम्हारे खाने पीने का खर्चा, हमको चर्च में तुमको नौकरी देंगे, तुम्हारे बाल बच्चा को पढ़ाएंगे स्कूल में। तो बहुत लोग लोभ प्रलोभन से क्या होता है, तो प्रलोभन करके फादर ने क्या किया था, बहुत लोगों का धर्म परिवर्तित कर दिया था। तो धर्म परिवर्तित करने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, ध्यान रखना है। कोई किसी का धर्म जो परिवर्तित करा रहा है, कहेगा धर्म परिवर्तन कर लो, हम करवा रहे हैं, तो क्या अधिकार है क्या? ये नहीं है। क्यों? स्वेच्छा से, बिल्कुल स्वेच्छा से अगर कर रहा है अपने मन से तो है, दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम प्रलोभन देके, लोभ देके, लालच देके नहीं करवा सकते हो। अगर लोभ लालच देके तुम करवाओगे धर्मांतरण तो जेल जाओगे। ठीक है, स्वेच्छा से अगर कर लेता है तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट में बोलना पड़ेगा कि हमने अंतर मन से, हमारे मन में इस भगवान के प्रति या इनके प्रति श्रद्धा अचानक उत्पन्न हुई है और मैंने ये धर्म स्वीकार कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्वेच्छा से अगर धर्मांतरण करते हो तो क्या है, लीगल है। लेकिन जबरदस्ती या पैसा से या लोभ लाभ से किसी तरह से अगर तुम करते हो तो क्या है, वो इलीगल है, याद रहेगा। इसमें तो समझाना कुछ नहीं, समझा के निकल जाए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे लिखो, आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 लिखिए। इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता,
धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 26 में लिखिए, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। हो गया। अब इसमें ABCD में 4 लिख दिए। ए नंबर में लिखिए, ए नंबर में लिखिए, धार्मिक कार्य हेतु संस्था की स्थापित करना। धार्मिक कार्य हेतु संस्थानों की स्थापना किया जा सकता है या कर सकता है। धार्मिक कार्यों हेतु संस्थानों की स्थापना कर सकता है। धार्मिक कार्यों हेतु संस्थानों की स्थापना कर सकता है, कर सकता है। बी नंबर में लिखिए, अपने धार्मिक विषय को, अपने धार्मिक विषय को, अपने धार्मिक विषय को प्रबंधित कर सकता है। मतलब प्रबंधन का अधिकार, प्रबंधित कर सकता है। धार्मिक विषय उसके प्रबंधन के लिए किताब कॉपी सब छपवा सकता है। यही सब बात हो गया। अपने धार्मिक विषय को प्रबंधित कर सकता है। सी नंबर में लिखिए, कोई भी ऐसी संपत्ति, कोई भी ऐसी संपत्ति, चाहे वह अस्थाई हो या अस्थाई, चाहे वो अस्थाई हो या अस्थाई, अस्थाई हो या अस्थाई, अधिगृहित कर सकता है, अधिगृहित कर सकता है, अधिगृहित कर सकता है, ऑब्लिक स्वामित्व, 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 स्वामित्व का अधिकार है, स्वामित्व का अधिकार है, स्वामित्व का अधिकार है। मंदिर बना सकते हो, तुम्हारा जमीन है, मंदिर बनाओ, खरीद के बनाओ, तुम्हारी मर्जी, कोई नहीं रोकेगा। डी नंबर लिखिए, डी नंबर में ऐसी संपत्तियों पर, मतलब ABC तीनों जो लिखा हुआ है, ऐसी संपत्तियों पर विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। ऐसी संपत्तियों पर विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। ऐसी संपत्तियों पर विधि के द्वारा प्रशासन करने का अधिकार। समझ में आ गया। आर्टिकल 26 में तुम्हारे व्यक्तिगत धर्म से, तुम्हारे व्यक्तिगत आस्था से संबंधित 4 फैक्ट मैंने लिखवाया। चारों में क्या क्या है? तो पहला मैंने क्या बताया, ए में धार्मिक कार्य कर सकते हैं, कोई भी धार्मिक कार्यों के संस्थाओं की स्थापना करेंगे, उसको पोषित कर सकते हैं, फंडिंग कर सकते हैं, मेरे मन का है। बी में क्या बताया, अपने विषय का प्रचार प्रसार चाहे जो भी कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं। तीसरा, जब संपत्ति खरीद के मंदिर मस्जिद जो भी बनाना बनाओ, खरीद के बनाओ या अपने में बनाओ। चौथा, उसका प्रशासन करने का अधिकार। 4 अधिकार है। बाकी इससे जुड़ा मामला जो है केस स्टडी का, तुम्हारे काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 27 लिखो, आर्टिकल 27 लिखो, इसमें डैश देकर लिखो, जो सीधे कानून का परिभाषा लिखो। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, किसी विशिष्ट धर्म की, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में स्वतंत्रता। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि मतलब वृद्धि, पॉलिटिकल टर्म है, थोड़ा सा सीखिए ये सब। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए मतलब बढ़ाने के लिए, अभिवृद्धि के लिए करों के, कर मतलब टैक्स, करों के, करों के संदाय के बारे में। संदाय मतलब तो क्या होता है, पेमेंट। तो करों के पे कर दो, पे की स्वतंत्रता, पे की स्वतंत्रता। अरे तुम चंदा उंदा देते हो कि नहीं देते हो? दे सकते हो, इसी में आता है। नहीं देते हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसमें सीधे कह रहा है कि कोई विशिष्ट धर्म है तो उसको टैक्सेशन करने का तुमको मन है, तो तुम्हारे धर्म को जो लोग मानते हैं उससे तुम चंदा उंदा ले सकते हो। तो बहुत जगह आजकल सरस्वती पूजा चंदा, छठ पूजा का चंदा, दुर्गा पूजा का चंदा चलता है चंदा। तो चंदा तुमको लेने का अधिकार है, लेकिन ये नहीं है कि जबरन मांगना है। जैसे आजकल क्या होता है कि घर में घुस के अपने मन से 500 एक काट के दे देता है रसीद, ठीक है। ज्यादा करोगे तो कहेगा ठीक है नहीं लेंगे इससे कम, तो तुम कंप्लेन कर सकते हो। चंदा देना न देना तुम्हारे आस्था का विषय है, तो तुम दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, लेकिन लोग क्या करता है, दे देते हैं। तो यहाँ सीधी यही बोला है कि किसी विशिष्ट धर्म का वृद्धि करना है तो उसके लिए कर का प्रबंधन हम कर सकते हैं, टैक्सेशन वाला कुछ कर सकते हैं। हम लोग 20 लोग हैं, एक ही धर्म को मानते हैं, एक ही देवती को पूजते हैं, देवता को,
तो हम लोग क्या करेंगे, 20 लोग मिल के 20 20 20 करके एक मूर्ति बनवा लेंगे। छोटा सा जगह, हम हमारे पास जमीन छोटा सा है, दे देंगे कि चलिए इसमें मंदिर बना लेते हैं, आप लोग क्या कीजिए, तो थोड़ा पंडाल लगवा दीजिए, थोड़ा लाइट लगवा दीजिए। तो सब लोग मिल के क्या करेंगे, एगो देवता को स्थापित कर देंगे, पूजा करेंगे, रेगुलर प्रसादी चढ़ाएंगे। जैसे मेरे ग्रामीण सेक्टर में एक नियम है कि ग्राम में जो मंदिर होता है, कुल देवी की जो मूर्ति होती है अगर है तो कुल देवी सबका तो एक ही है, तो ग्राम देवता भी एक होता है, एक मंदिर शिव जी का है। तो उसमें किया हुआ कि गांव का बांट दिया गया है टोला, कि सोमवार के दिन यहाँ इस घर से प्रसादी बनेगा, मंगल को इसके, बृहस्पति, ऐसे करके बांटा गया है। तो 7 दिन 7 घर से प्रसाद डेली वहां जाता है। ठीक है, तो ये नियम लोगों ने बनाया, तो इसी के अंतर्गत आएगा, 27 के अंतर्गत। उनको मन किया तो गांव वालों ने क्या किया कि नियम बनाया कि हर घर से प्रसाद आना चाहिए, तो लोग दे रहे हैं। उसमें जो प्रसाद नहीं दिया तो नहीं के प्रसाद ला मार होता है कि ना हम बना के आज भेजेंगे। महिला लोग का तो कोई काम वहां पर क्या है, ग्रामीण सेक्टर में महिलाओं के क्या काम है, खाना बनाने के बाद फ्री होती है पूजा पाठ के बाद, तो उसमें झगड़ा होता है कि वो भेजे तो हमको 2 टर्म मिलेगा, तो सब लेके कभी कभी 7 लेके पहुंच जाती है। तो फायदा किसको होता है, वहाँ के बच्चा उच्चा बूढ़ा उढ़ा बैठा हुआ है। हम भी कई बार भर पेट खाए हुए हैं, जब जाते थे तो भर पेट मिलता था खाने को, यही है, लेकिन घर क्यों जाना है, यहीं बस जाना है। ठीक है, तो ये प्रबंधन किसके अंतर्गत आएगा, 27 के अंतर्गत। कोई दिक्कत, आगे लिखिए इसमें। ठीक है, लेकिन हाँ, बाध्य, नोट लिखिए, नोट लिखिए, इसमें नोट लिख लीजिए, लिखिए, किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान हेतु, किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 27 में टैक्स नहीं है, क्या है, फी है। टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है, लेकिन शुल्क का अधिकार है, वो तो अलग है। यहाँ जो कर है ना, उस कर को, ये मामला अब यहाँ पे इसी मेंस का नहीं समझाना चाह रहे थे, ये मामला गया था कोर्ट में, तो कोर्ट कहा कि टैक्स का तो फ्री का प्रावधान है, टैक्स क्यों, तो कोर्ट ने कहा कि टैक्स नहीं है, ये शुल्क है। तो तुम लोग जो देते हो चंदा, वो टैक्स नहीं है, शुल्क है। तो शुल्क और टैक्स में अंतर कर दिया। टैक्स मतलब तुम्हारे आय पर लिया जा रहा है, शुल्क मतलब तुम्हारे स्वेच्छा से दिया जा रहा है। तो ये मामला गया हुआ था कोर्ट में। शुल्क होता है, हाँ, इसी के अनुसार जाता है। टैक्सेशन वो धार्मिक प्रबंधन में ही जाएगा, मतलब मेरे अनुसार, जैसे आप जो कहेंगे मंदिर में जो टैक्स लगाता है या चंदा वाला है, तो सब में आ जाएगा, 27 27 28 सब में आएगा। 29 30 में भी अल्पसंख्यक का, अल्पसंख्यक तो हो नहीं ना, 29 30 में तो आएगा नहीं, तो कहाँ जाएगा ये, 25 26 27 28 इसी भाग में आएगा ना। अरे 29 30 तो छोड़ ही दो तुम, तो ये किस भाग में आएगा, 25 से 28 तक, तो 27 मान लो। अरे चंदा जो तुम देते हो उसको आर्टिकल 27 में मानने में कोई बुराई नहीं है, तुम टैक्स नहीं दे रहे हो। कोर्ट ने सीधे कहा कि यहाँ जो टैक्स कर लिखा गया है, कर का मतलब क्या है, शुल्क है। शुल्क इन द सेंस क्या है, तुमको आय से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी इच्छा से लेना देना है। इच्छा है तो दो, नहीं तो नहीं दो, क्योंकि कर अगर होगा तो क्या होगा, मामला कोर्ट में चला जाएगा। मामला कोर्ट में गया था तो कोर्ट ने कहा कि इसको कर नहीं मानिए, उसको क्या मानिए, शुल्क मानिए। चलिए आगे लिखिए, नोट लिख दिया आपने। ठीक है, एक और लिख लो, इसी में लिखो, इसी इसमें नोट 2 लिखो, कंफ्यूजन दूर करो, नोट 2 लिखो। लिखो आर्टिकल 27 के अंतर्गत, आर्टिकल 27 के अंतर्गत, 27 के अंतर्गत कर लगाने का निषेध है। आर्टिकल 27 के अंतर्गत कर लगाने का निषेध है, शुल्क लगाने का नहीं। शुल्क का अर्थ हो गया फी। आर्टिकल 27 के अंतर्गत कर लगाने का अधिकार है, शुल्क का नहीं, ऐसे लिख लीजिए। कर लगाने का निषेध है, शुल्क का नहीं। ठीक है, अब समझ में आ गया। चंदा क्या है, कर है कि शुल्क, शुल्क है। कर होगा तो नहीं लगा सकता है कोई, तो कर लगाने का अधिकार है। धार्मिक कर टाइज टाइज चलता था यूरोप में, भारत में करता था जजिया कर, तो उसको धार्मिक कर थे। तो कर है, तो कर अलग है, कर का मतलब बिल्कुल अलग हो गया, और शुल्क का मतलब हो गया स्वेच्छा से दिया गया। अब लिखिए आर्टिकल 28, आर्टिकल 28, अब एक चीज और, एक चीज तुम्हारे मन में आना चाहिए कि सरकार भी तो कभी कभी हज का सब्सिडी दे रहा है, सरकार भी वैष्णो माता मंदिर के लिए श्राइन बोर्ड बना रहा है, तो इस सर कैसा है, तो टैक्स नहीं है। सरकार को किसी भी धर्म के लिए खर्च करने का अधिकार नहीं है।
लेकिन सब धर्म के लिए थोड़ा थोड़ा दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। किसी एक धर्म के लिए विशेष नहीं करेगा। तो सरकार क्या करता है, सेवा भाव से क्या करता है, ये करता है प्रशासनिक दृष्टिकोण से। तो तुम ये नहीं कहोगे सरकार क्या है, भेदभाव कर रहा है। सरकार किसी भी धर्म को 1 रुपया नहीं देगा, क्योंकि राज्य कैसा है, सेकुलर है। लेकिन सरकार सभी धर्मों के लिए व्यवस्था क्रिएट कर सकता है, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी किसके अंतर्गत है, सरकार के अंतर्गत है। प्रशासन नहीं बनाएगा तो अमरनाथ गुफा पर हमला हो गया, जम्मू कश्मीर पर हमला हो गया, तो हमला होता है या नहीं होता है। ठीक है, इसका भी फैन खाली लगता है ऑन है, फैन को बंद कर देना, उसको बुलाइए ना, वो कर देगा। ठीक है, आगे लिखे नेक्स्ट 28 में लिखिए। 28 में लिखिए, कुछ शिक्षण संस्थानों में, 28 लिख के डैश लिखिए, कुछ शिक्षण संस्थानों में, कुछ शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थान मतलब स्कूल, कुछ शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, होने के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, लिख लीजिए, डैश देख लिखिए, राज्य के द्वारा, राज्य के द्वारा, राज्य के द्वारा पूर्णतः या अंशतः पोषित, पूर्णतः या अंशतः पोषित, अंशतः, पूर्णतः या अंशतः पोषित, पोषित किसी भी, पूर्णतः या अंशतः पोषित मतलब फंडिंग, फंडिंग, पोषित, पोषित मतलब फंडिंग, पूर्णतः या अंशतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में, किसी शिक्षण संस्था में, किसी शिक्षण संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी शिक्षण संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी शिक्षण संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। परंतु, परंतु, परंतु अगर, अगर, अगर राज्य का प्रशासन, राज्य के का प्रशासन, राज्य का प्रशासन, राज्य का प्रशासन उस धार्मिक शिक्षा में, उस धार्मिक संस्था में, उस धार्मिक संस्था में, संस्था में, संस्था में प्रशासन संबंधित कार्य देखता है, प्रशासन संबंधित कार्य देखता है, प्रशासन संबंधित कार्य देखता है, लेकिन, लेकिन वित्त पोषण सरकार का नहीं है, लेकिन वित्त पोषण, वित्त पोषण मतलब फंडिंग, वित्त पोषण सरकार का नहीं है, सरकार का नहीं है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अब ध्यान रखना है, राज्य में संस्कृत महाविद्यालय भी है, राज्य महाविद्यालय भी है, कुछ मदरसा भी है। तो मान लीजिए किसी विशेष धर्म के द्वारा या मौलवियों के द्वारा मदरसा स्थापित किया गया और मदरसा रिहायशी इलाका में स्थापित है, तो वहां पर शिक्षण कार्य चलेगा। तो वहां पर मदरसा में वो धार्मिक शिक्षा लागू कर सकता है कि हम यहाँ पर उर्दू पढ़ाएंगे, लेकिन उसके प्रशासन मतलब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो राज्य का रहेगा ना। अरे कहीं स्कूल कॉलेज है तो कुछ दंगा ना हो जाए, किसी प्रकार का कुछ एक्टिविटी ना हो, तो प्रशासन किसको देखेगा, राज्य। तो राज्य सरकार अगर किसी धार्मिक संस्था का प्रशासन देख रही है, इस आधार पर धार्मिक शिक्षा से राज्य नहीं रोकेगी, क्योंकि उसका काम क्या है, सुरक्षा देना है संस्थानों को, न कि शिक्षा देना है।
शिक्षा कौन देगा? तो जो धार्मिक संगठन है वो धार्मिक शिक्षा लागू कर सकता है। तो मौलवी जी अगर कोई मदरसा अपनाएंगे तो मदरसा में वो मुस्लिमों को अलाउ कर सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। राज्य क्या करेगा? सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, वहां पर कुछ अटैक कोई ना कर दे, उपद्रव ना हो जाए, इसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? राज्य की। तो राज्य के द्वारा किसी भी धार्मिक संगठन का प्रशासन अगर देखा जा रहा है, इस आधार पर राज्य नहीं कहेगा कि धार्मिक शिक्षा लागू नहीं करने देंगे, क्योंकि बनाया किसने है? किसी धर्म विशेष के लोगों ने बनाया है। तो वहां पर धार्मिक शिक्षा देना है तो दे सकता है। राज्य का काम क्या है? सुरक्षा और क्या देना? शांति स्थापित करना। समझ में आ गया? ठीक है, आगे लिखिए, आगे लिखिए। तो जब तक नहीं आते हैं तब तक लिख लो ना। जब तक नहीं आते हैं तो ऐसे भी पूरा टाइम नहीं हुआ, अभी 5 मिनट बाकी है, अभी 5 मिनट बाकी है। तो कितना हो गया है? ज्यादा हो गया है क्या? अच्छा, ये बड़ा वाला हमको छोटा दिख रहा है। अच्छा ठीक, चल एक पॉइंट इसमें और है, इसको लिख ही दो, उसके बाद छोड़ ही देंगे। लिखो, राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि के से सहायता प्राप्त। राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त, पहले लिखो, राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य के द्वारा निधि प्राप्त। राज्य के द्वारा निधि प्राप्त मतलब या तो पैसा दे या तो मान्यता दे। राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य के द्वारा निधि प्राप्त शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए, किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए, भाग लेने के लिए या उपासना करने के लिए, या उपासना करने के लिए, या उपासना करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक स्वयं वह उसकी पहल नहीं करता है। जब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक स्वयं स्वयं वह यह पहल नहीं करता है या नहीं चाहता है। जब तक स्वयं वह यह पहल नहीं करता है, यह पहल नहीं करता है। ठीक है, अब एक मामला आ गया था, थोड़ा सा समझ लो। 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, अल्पवयस्क है, तो उसको अगर हमको धार्मिक शिक्षा देना है तो उसके पेरेंट्स से बात करना होगा। मतलब किसी राज्य में हम गए, अब देखो मिशनरी स्कूल में जाके प्रार्थना करवाता सब, लिव लॉन्ग लिव, जितना जो क्रिश्चियन स्कूल में प्रार्थना कैसा होता है, क्रिश्चियन वाला होता है ना, तो वहां पर अगर गार्जियन कह दे कि हमारा बच्चा नहीं करेगा तो उस स्कूल का हिम्मत नहीं है कि करवा ले, वो नहीं करवा सकता है। लेकिन हम लोग कर लेते हैं, चलो भगवान सब एक ही है। हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का सबसे अच्छा ब्यूटी यही है कि सबको भगवान मानता है। चील है वो भी भगवान है, कौआ, एक समय में कौआ को भगाया जाता है, दूसरे समय कौआ को पूजा जाता है, एक समय सांप को दूध पिलाते हैं, दूसरे मार के भगाते हैं। तो हम लोग परिस्थितिवश भगवान चुनते हैं। अगर भगवान हमारा इच्छा पूरा हो रहा है तो मेरे भगवान है, नहीं हो रहा है तो गाली देने से भी नहीं चूकता है कोई। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एक चीज ये है कि जहां भी राज्य के द्वारा फंडिंग कोई संस्था है या राज्य के द्वारा क्या है मान्यता प्राप्त कोई संस्था, एफिलिएशन मिला है राज्य का, उस स्कूल में धार्मिक शिक्षा के लिए तुमको जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। तुम्हारी इच्छा होगी तो तुम लो, नहीं तो नहीं लो। अगर तुम अल्पवयस्क हो, 18 वर्ष से कम उम्र है, तो तुम्हारे गार्जियन से अनुमति लेकर शिक्षा दिया जाएगा। इसमें लिख सकते हो, लिखना चाहोगे तो, कि अल्पवयस्कों के मामले में उसके गार्जियन से अनुमति लेना पड़ेगा। लिख लो, अल्पवयस्कों के मामले में, अल्पवयस्कों के मामले में गार्जियन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, संरक्षक। ठीक है, तो उसके संरक्षक की अनुमति लेनी पड़ेगी या गार्जियन की अनुमति लेनी पड़ेगी, गार्जियन की अनुमति लेनी पड़ेगी। हमारा 28 आर्टिकल आज खत्म हो गया, अब आर्टिकल 29, 30 कल हो जाएगा। और एक मतलब कल आर्टिकल मौलिक अधिकार कल खंड खत्म कर देंगे। उसके मौलिक अधिकार केस स्टडी हम छोड़े हुए हैं जानबूझ के, तो सारा केस स्टडी जहां से प्रश्न आता है वो करा देंगे कल। तो कल आपका मौलिक अधिकार विधिवत रूप से समाप्त हो जाएगी। उसके बाद चलेंगे कहा मौलिक कर्तव्य में, 3-4 क्लास उसमें मान के चलिए, या 3 क्लास मिनिमम। उसके बाद फिर मौलिक कर्तव्य 1 क्लास, मतलब 5 दिन में लगभग आपका 51 क तक समाप्त हो जाएगा। 6ठा दिन से संसद चलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की कक्षा में।
जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता है ऑनलाइन वाले, वो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। पूछने में आपको बिल्कुल यहाँ पर दिक्कत नहीं। 9:30 से यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट होती है और 11, 11:15 तक मैक्सिमम आपकी यहाँ पर क्लासेस चलती है। आपको ध्यान रखना है, इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कक्षा कर रहे हैं, क्लास में अटेंड होने की जरूरत है और पूरा चौकस होकर क्लास कीजिए, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्चुअल नेचर का जो प्रश्न है वह पूछा जा रहा है। और मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि जहां पर ज्यादा नीड है समझाने की, समझाते चलेंगे। कल मिलते हैं कल के सेक्शन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो शाम का क्लास है यूट्यूब वाला, उस पर भी अटेंड हो सकते हैं, वहां पर टेस्ट सीरीज है, आप उस पर अपीयर हो